तो चैप्टर 2 में बढ़िया, तो आखिरी लाइन है, ज्ञान अथवा शून्य से रिक्त और मुक्त इकाई नहीं है। किसको स्पष्ट हुआ ये वाला लास्ट लाइन? ज्ञान अथवा शून्य से रिक्त और मुक्त इकाई नहीं है। हाँ जी, कौन बताएगा? हाँ, इधर बता दीजिए माइक। उसके बाद नम्रता बहन। ज्ञान यानी खालिस्तान। खालिस्तान अथवा शून्य से रिक्त, मतलब खालिस्तान से खाली एक भी इकाई नहीं है, उससे मुक्त एक भी इकाई नहीं है। जो भी है वो खालिस्तान के अंदर है। ठीक है, जो भी है वो इसके अंदर ही है, इससे बाहर निकलने का कोई डिजाइन नहीं है। बढ़िया, और कुछ चैप्टर 1 में? तो जो जड़ इकाई है ना, वो क्रियाशील है शून्य में होने की वजह से, और जो चैतन्य इकाई है वो ज्ञान युक्त है। अधूरा ज्ञान ही समस्या है। जो मानव है, जैसे पशु में भी कहा, तो उसको रूप रस गंध स्पर्श इंद्रियों का ज्ञान है ही है। मानव को भी इंद्रियों का ज्ञान है, 4 विषय का भी ज्ञान है, इंद्रियों का भी ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान मानव के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ज्ञान से मुक्त नहीं है मानव चैतन्य इकाई, लेकिन संपूर्ण ज्ञान से युक्त नहीं है। तो संपूर्ण ज्ञान से युक्त होने के लिए जर्नी है। तो अधूरा अज्ञान से अज्ञान तो है ही नहीं, क्योंकि अज्ञान की सत्ता ही नहीं है। अधूरा ज्ञान है, या पूरी तरह से ज्ञान को उद्घाटित करने की पात्रता को और योग्यता को विकसित करना है। तो अभी हम अधूरे ज्ञान से संपन्न हैं, जिसको अपन कह रहे हैं कि 4 विषय और 5 संवेदनाएं, आहार निद्रा भय प्रजनन और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसके माध्यम से जो सुखी होने का जो ज्ञान है, ये पूरा ज्ञान नहीं है मानव के लिए। तो उसके बाद का ज्ञान जो है, जिसको ऐषणाओं के रूप में कह रहे हैं, जन बल धन बल यश बल का ज्ञान और उपकार का ज्ञान, उपकार रूपी ज्ञान, ये ज्ञान होना शेष है। तो ये बढ़िया स्पष्ट हुआ। इससे क्या निकल के आया? जन बल धन बल कामना यश बल कामना, ये मानवीय कामनाएं हैं, ये ऐषणाएं मानवीयतापूर्ण व्यवहार का हिस्सा हैं। इससे ये स्पष्ट होने से क्या निकल के आया? ये मानव में ज्ञान अधूरा है या ज्ञान की समझ नहीं है? वही ज्ञान माने मानव में वो पोटेंशियल है, हम सब में संपूर्णता को समझने का पोटेंशियल है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि हम सब उस क्षमता से संपन्न हैं कि मैं सब कुछ को समझ सकता हूँ। हर जीवन मानव शरीर के द्वारा संपूर्णता को समझ सकता है और संपूर्णता को व्यक्त कर सकता है, इस पोटेंशियल के साथ है। लेकिन ये जागृति की जर्नी है ना, उस जर्नी में अभी तक यदि इन जनरल मानव समाज को देखें, कुछ व्यक्तियों की बात नहीं कर रहे, परंपरा में, तो परंपरा में ये दिखाई देता है कि अभी हम शरीर के प्रति ही हम जागृत हो पाए, है ना, संवेदनाओं के प्रति जागृत हो पाए या मनाकार को साकार कर पाए, वो अपने आप में एक उपलब्धि है ही है ना, कि अब हम आवश्यकता से अधिक उत्पादन तो कर पा रहे हैं, सब तक पहुंच नहीं रहा है, एक अलग बात है, या उसका भाव नहीं पहुंच रहा है कि मेरे पास आवश्यकता से अधिक हो गया, तो वो ज्ञान की कमी है। बट हमारे में पोटेंशियल तो है, तो अधूरा ज्ञान है और बाकी का ज्ञान शेष है, और उसके लिए भी मानव प्रयासरत ही है, क्योंकि अधूरे ज्ञान से पीड़ा हो रही है उसको। संवेदना में जिसको कह रहे पूर्णता के अर्थ में जो वेदना है, मतलब मैं ही चाहता हूं कि यार मुझे पूरा नहीं पड़ रहा है, इसके लिए उसके लिए प्रयास है। बढ़िया। हाँ, तो मैं कह रहा था इससे क्या स्पष्ट हुआ ये चर्चा से, क्योंकि अभी तक हमें मानते रहे कि यही तो सारी समस्या के कारण है।
किसी को कुछ इससे चमका? हाँ, संगीता बहन को दीजिए पीछे माइक। जैसे आपने कहा कि ज्ञान है वो हमको अधूरा पड़ रहा है, इसलिए हमको संतुष्टि नहीं हो रही है या आनंद नहीं आ रहा है। और जब ज्ञान पूरा होगा, अधूरे ज्ञान में हम ये धन जन बल का उपयोग अपने रूप बल धन के लिए करते हैं, इसलिए संतुष्टि भी नहीं हो रही है और हम कुछ आगे कर भी नहीं पा रहे हैं। अगर यही ज्ञान हमको जीवन ज्ञान और अस्तित्व ज्ञान हमको सही ढंग से मालूम हो जाए तो इनका उपयोग हमको एक व्यवस्था में हो जाएगा। धन और जन बल ये सब, यानी आज क्या बोलते हैं कि जो भी साधु संत बोलते हैं कि भाई इनसे दूर रहो, लेकिन इसमें ये नहीं बोला जा रहा है कि इनसे दूर रहो, जबकि इसके लिए ये बोला जा रहा है इसके साथ में हम व्यवस्था कर सकते हैं जो सबके लिए है, वो सबके लिए एक नई परंपरा बना सकते हैं। वो है। बहुत बढ़िया। तो एक एक व्यक्ति है ना, जिस पोटेंशियल से जन धन और यश का सदुपयोग करके हजारों लोगों के लिए, हजारों परिवारों के लिए समाधान समृद्धि का स्रोत हो सकता है, एक मार्गदर्शक का रोल प्ले कर सकता है, उसकी संभावना के साथ है। तो ये अपने आप में नेगेटिव नहीं है, जैसे विज्ञान अपने आप में नेगेटिव नहीं है ना। उसको जो उपयोग करने की जो मानसिकता है, उससे हम उसका नेगेटिव उपयोग कर रहे हैं। मोबाइल अपने आप में समस्या नहीं है, धन अपने आप में समस्या नहीं है ना। तो उसकी जो मानसिकता हमारी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं उसको भोग के द्वारा अतिभोग बहुभोग कर रहा हूँ, उससे मैं भी परेशान हूँ। ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि जो उसको कर रहा है वो भी तृप्त नहीं हुआ। अदरवाइज इन्हीं चीज़ों से ही एक्चुअली व्यवस्था होनी है ना। इसलिए ये अपने आप में समस्या नहीं है, मानसिकता ठीक होने से इसका दुरुपयोग नहीं हो कि सदुपयोग यदि करते हैं तो यही जन धन और यश व्यवस्था के लिए को स्थापित करने में, समाज में अभयता को स्थापित करने में, धरती पर सहअस्तित्व को स्थापित करने में, हर परिवार समाधान समृद्धि पूर्वक जी सके, इसको स्थापित करने में इन्हीं टूल्स का हम सही उपयोग कर सकते हैं। बढ़िया। चैप्टर 2 कृतज्ञता। ये बहुत गजब है कि मतलब फाइनली कह रहे हैं, देखो कृतज्ञता और कृतघ्नता माने कृतज्ञ ना होना, इसी से मानव का समूचा व्यवहार गवर्न हो रहा है। तो कृतज्ञता किसको समझ में आया? कौन बताएगा कृतज्ञता क्या है? इस लाइन को कौन एक्सप्लेन करेगा? मैं कृतज्ञता पूर्वक उन सुपथ प्रदर्शकों की वंदना करता हूं जिनसे यथार्थता के स्रोत आज भी जीवित हैं। और यथार्थता क्या है? जो सहअस्तित्व में चीजों को स्पष्ट करना ही यथार्थता है। जो सच्चाइयां हैं, जैसा है अस्तित्व, जैसी सच्चाइयां हैं उसको स्पष्ट कर देना, यही यथार्थता है। नागराज जी के प्रति। हाँ, ऐसा कल एक वो सवाल उठा था, मैं वैसे तो मेरी वो हैसियत नहीं है जवाब देने की, पर जितना मैं समझ पा रहा हूँ, किसी ने सवाल किया था भी कि शिक्षा विधि से कोई अनुभूति तक पहुंचा क्या बिना समाधि में गए, है ना। तो मेरा मानना, जितना मैंने सुना अब तक सोम भाई को, आपको, और थोड़ा वीडियो में थोड़ा बहुत आदरणीय नागराज जी को सुना, वो ये तो कर गए, जाने के पहले वो ज्ञान को ट्रांसफर कर गए अगली लाइन को, तो गुरु बना गए। अब चक्कर ये कि हम चूंकि शिष्य ही हैं तो हम गुरु का आकलन और मूल्यांकन तो कर नहीं सकते। तो ये सवाल आता रहता है बहुत से लोगों के दिमाग में, यार कि कोई है क्या जिसने शिक्षा विधि से पाया हो। लेकिन सोम भाई को या आपको या अजय दायमा जी और जो लोगों में सुनता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि चाहे बाकी महापुरुष मल्टीप्लाई ना हुए हों, यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन शुरू हो गया है। जो सरलता सहजता मुझे दिख रही है
और मैं जिंदगी में जितनी अच्छाइयाँ देखी मैंने किसी भी व्यक्ति में, वो सारी मुझे जीवन विद्या में दिख रही हैं। और जितनी कमियां देखी जिस कारण से संगठन आंदोलन फेल होते रहे हैं, वो एक भी कमी नहीं दिख रही है। तो इतना पूर्ण कैसे हो सकता है कोई? ये हालांकि उसमें सोम भाई ने थोड़े दिन पहले पिछले शिविर में बोला था कि आने वाले समय में हो सकता है कि हमारे इसमें भी अहंकार आ जाए। इसीलिए अभी मतलब प्रमाण शेष है, प्रमाण प्रमाण होना शेष है। मतलब ये बेसिकली क्या है, एक लंबी जर्नी है दर्शन को स्थापित होने में, है ना। तो ये कैसे हम स्वयं में अपने को स्पष्टता बनी रहे कि हम सब एक अभी अध्ययन पथ पर ही हैं, है ना, समझने का। हम मतलब एक साथ ही हैं, जैसे सोम भाई कहते हैं ना, एडमिशन थोड़ा पहले हुआ है, उतना ही है, बट बाद में हम सब एक ही जर्नी के यात्री हैं। भाई के सवाल को अपन ये कह सकते हैं कि जो वसुंधरा जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया था कि कम शक्ति ज्यादा शक्ति का मूल्यांकन कैसे कर सकती है। ये ठीक बात। तो चूंकि हमारा अभी एडमिशन लेट का है, तो हम आपका मूल्यांकन नहीं कर सकते, लेकिन जितना मैं समझ पाया उस हिसाब से मैं तो मान रहा हूँ कि काम तो शुरू हो गया मल्टीप्लिकेशन का। प्रमाण बाकी आपने सही बोला है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ अच्छी स्थितियां हैं बहुत सारे लोगों की, है ना, लेकिन वो मंजिल तक पहुंचना शेष है, और उसमें साथ साथ ही जर्नी होगी और बहुत सारी चीज़ें हम साथ साथ करेंगे। इस हॉल में बैठे हुए व्यक्ति जिसने भी समझ बना ली, उस स्थिति तक पहुंच गया, फिर आदरणीय नागराजित्व का तो प्रमाण हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और फिर हमारे से कोई और सीख लिया तो उसके बाद आप भी प्रमाणित हो जाओगे। ओके। बढ़िया। तो कृतज्ञता क्या है? बेसिकली उन्नति या जागृति के लिए जो हमें प्रेरणा और सहायता मिल रही है उसका स्वीकार हो जाना, ये कृतज्ञता है ना। तो इसमें बताओ, इसमें कोई और स्पष्टता, ये अपने आप में स्पष्ट है? स्पष्ट है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। केवल बहुत सारे शब्द आए हैं, कुछ नए शब्द आए हैं, उनको स्पष्ट किया है कि वंदना क्या है। जैसे हम बोलते हैं ना, हम वंदना करते हैं, तो वंदना क्या है? गौरव को व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त चेष्टा। तो वंदना केवल माने शब्दों से नहीं है, बल्कि उसके लिए मैं उस मार्ग पर चलने लगूं, उसका नाम है कि मैं वंदना कर रहा हूं, है ना। या गौरवता निर्विरोध पूर्वक अंगीकार किए गए अनुकरण प्रयास और प्रवृत्ति। जैसे हम बोलते हैं हमें किसी महापुरुष के प्रति गौरव है, तो गौरव ये बोलने से नहीं है, उसमें उनके किए गए मार्ग पर मैं अनुकरण कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। हाँ, अदरवाइज वो भाषा है, हम गौरव है हमें उनके प्रति, यदि मेरा आचरण उस दिशा में नहीं है तो सही अर्थों में वो गौरव नहीं है ना, या प्रमाण नहीं मिल रहा उस गौरव का। भैया इधर सामने यहाँ पर। हाँ हाँ, उसके पहले जो लाइन है ना, इस स्थिति सत्य वस्तु स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य को बोध कराने, ये वाली लाइन स्पष्ट नहीं हो रही। बढ़िया। तो किसको स्पष्ट है? स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य, तीन शब्द हैं, है ना। स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य। किसको स्पष्ट हुआ, कौन बताएगा? हाँ, माइक दीजिए। और इधर राहुल भाई। स्थिति सत्य मतलब जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, तो वो स्थिति सत्य है। वस्तु स्थिति सत्य जो रिलेटिव है, जैसे जो चेंज होता रहता है। जैसे मैं इनके साथ खड़ा हूँ तो इनका बेटा हूँ, और अगर इनके साथ खड़ा हूँ तो इनका मित्र हूँ। तो जो एक रिलेशन में है, एक उसको रिलेटिव ट्रुथ बोलते हैं। तो वो रिलेटिव ट्रुथ जो है वो वस्तु स्थिति सत्य है, कि मैं एक वस्तु हूँ और मेरी स्थिति चेंज हो जाएगी तो मेरा सत्य बदल जाएगा। और तीसरा है वस्तुगत सत्य, जो वस्तु मैं हूँ, मेरा रूप गुण और जो स्वभाव है वो मेरा वस्तुगत सत्य है। और का बोध करने वाले की परंपरा ही यथार्थ के स्रोत हैं। ये यथार्थ के स्रोत वही स्रोत हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं।
फर्स्ट लाइन में मैं कृतज्ञतापूर्वक उन सुपथ पद दर्शकों की वंदना करता हूँ जिनसे यथार्थ के स्रोत आज भी जीवित हैं। तो यथार्थ के स्रोत, ये वो वाले यथार्थ के स्रोत को बोला गया। माने जो सत्ता में संपर्क प्रकृति रूपी सहस्तित्व को स्पष्ट करना ही यथार्थता का स्रोत है। बढ़िया। और उधर दीजिए, कुछ ऐड करना है इसमें? हाँ जी। स्थिति सत्य सत्ता में संपृक्त जड़ और चैतन्य प्रकृति है। मीन्स जो व्यापक और इकाई के बीच में जो सत्य है उसे स्थिति सत्य कहा। बहुत बढ़िया। वस्तुगत सत्य है जो कोई भी वास्तविकता का रूप, गुण, स्वभाव और धर्म उसका वस्तुगत सत्य है। और वस्तुस्थिति सत्य देश, दिशा और काल में उस वास्तविकता का स्वभाव, रूप, गुण, स्वभाव, धर्म। बहुत बढ़िया। तो देखो क्या हो रहा है, वस्तुगत सत्य यदि देखें तो जैसे पदार्थ अवस्था का, प्राण अवस्था का, या उस वस्तु का सत्य क्या है, मतलब उस वस्तु का रूप, गुण, स्वभाव और धर्म क्या है, इसको कह रहे हैं वस्तुगत सत्य। तो जैसे अपने एक टेबल बनाई थी, पदार्थ अवस्था का रूप क्या है, गुण क्या है, धर्म क्या है, सत्य क्या है, तो सभी अवस्थाओं का तो वस्तुगत सत्य है, उससे उसमें निहित रूप, गुण, स्वभाव और धर्म। और स्थिति सत्य है कि पूरा अस्तित्व ही सह अस्तित्व है, व्यापक रूपी सत्ता में हर इकाई, जड़ चेतन इकाई डूबी, भीगी और घिरी है। तो ये है स्थिति सत्य। और उसमें फिर वस्तुगत सत्य है। और फिर वस्तु स्थिति सत्य क्या है, उनकी परस्परता में, जो देश दिशा काल बता रहे हैं, दो इकाइयों की परस्परता में होने वाले सत्य को वस्तु स्थिति सत्य कह रहे हैं। जैसे इस धरती पर यदि वस्तु स्थिति सत्य को देखेंगे तो ये पता चलेगा कि इस धरती के प्रकटन के क्रम में आज की स्थिति ये है, वस्तु स्थिति। स्थिति सत्य तो क्या है कि धरती भी व्यापक में संप्रक्त है ना। और वस्तु स्थिति सत्य क्या है कि आज की स्थिति में धरती जागृति क्रम में पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और मानव अवस्था से संपन्न है, जहां मानव की स्थिति आज के समय में ज्ञान के पूर्णता के पथ पर जागृति क्रम में पाई जा रही है। इसको कह रहे हैं वस्तु स्थिति सत्य। हाँ जी। तो वस्तु स्थिति क्या है, जैसे मैं जहां पाया जा रहा हूं, मेरी स्थिति क्या है, वस्तु स्थिति क्या है। हाँ, मेरी एक तो मेरा वस्तुगत सत्य है, मेरा रूप, गुण, स्वभाव, धर्म के रूप में, और एक स्थिति सत्य है, और एक आज की वस्तु स्थिति क्या है, जहां से उसका फिर दिशा निर्धारण होगा अगली स्थिति में जाने के लिए। हाँ, वस्तु स्थिति सत्य आज के देश दिशा काल से गवर्न्ड है। वो आज की स्थिति, जैसे इस धरती पर मानव की अभी स्थिति क्या है, या इससे इंडस्ट्रियल युग जब नहीं आया उस समय वस्तु स्थिति क्या है, या मानव परंपरा के रूप में उसकी जो अभी जो मन स्थिति है, जहाँ पर हम धन ही सब कुछ है, इंद्रियों में सुख है, इस स्थिति तक एक मानव परंपरा पहुंची है। ये वस्तु स्थिति सत्य है। हाँ बिल्कुल। और स्थिति सत्य है और वस्तुगत सत्य है। हाँ जी सर, इसमें देश, दिशा, काल लिखा है। हाँ। उसमें देश और काल का रेफरेंस तो समझ में आता है, लेकिन जैसे हम दिशा को पहले मानते थे नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, उस हिसाब से तो यह दिशा नहीं है। तो दिशा वो तो किस रेफरेंस में है? बहुत बढ़िया। तो मानव में जो दिशा है अब जागृति की दिशा है, या तो जागृति की दिशा की तरफ है या अजागृति की दिशा है। तो जिसमें कह रहे हैं कि मानव को, जैसे लोगों ने कहा ना, गलती करने का अधिकार है, ये आधा सेंटेंस है। पूरा सेंटेंस क्या है, हर मानव को गलती करने का अधिकार है और सही करने का अवसर है ना। तो मानव में ही चारों अवस्थाओं में सिर्फ और सिर्फ मानव में ही कर्म करने की स्वतंत्रता है, या कल्पनाशीलता होने की वजह से कर्म करने की स्वतंत्रता है। बाकी तीन अवस्थाओं में कोई गलती करने का अधिकार है नहीं, है ना। तो मानव में जो दिशा है, तो अब मानव में दोनों दिशाएं, हर मानव
हर समय उसके पास ये ऑप्शन है, वो जागृति की ओर भी अग्रसर हो सकता है और अवनति अवकाश की ओर या नीचे की तरफ। तो दिशा का यहाँ पर मतलब है जागृति की ओर, सुपथ उन्नति की ओर या अवनति की ओर, प्रतिक्रांति या प्रगति की ओर, ये दिशा है। इसको सम विषम और मध्यस्थ के रेफरेंस से भी सम, लिया जा सकता है। बिल्कुल, तो सम विषम मध्यस्थ के हिसाब से भी देख सकते हैं। सम की ओर गति हो रही है, जागृति की ओर गति है, विषम की ओर गति हो रही है, और मध्यस्थ में हम जागृति को पा करके उस जागृति में लगातार बने हुए। तो ये वस्तु स्थिति सत्य की बात हो रही है। वैसे तो यहाँ पे देश लिखा है, तो देश विलय की बात करते हैं ना, देश मतलब हम जब आगे। बहुत बढ़िया, देश क्या मतलब है ना? हाँ, मतलब देश ये देश यहाँ भारत देश की बात नहीं हो रही है। हाँ, मतलब हाँ, बहुत बढ़िया, इस गुड चीज़ को गुड ही गुड, समझना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। तो देश, दिशा और काल तीनों की बात हो जाए तो देश किसको कह रहे हैं? दो तरह से देश को पहचानते हैं। एक्चुअली सही अर्थों में देश देखेंगे तो व्यापक ही है ना। फिर रचना की अवधि को, जैसे धरती एक देश है ना, तो उस अर्थ में देश को कह रहे हैं। तो जो रचना का फैलाव है, रचना का विस्तार है, उसको देश कह रहे हैं। हाँ, और स्थिति सत्य में आपने लिखा सत्ता में संपर्क प्रकृति, तो मतलब वहाँ पे तो सिर्फ व्यापक ही आता है ना। किसमें? स्थिति सत्य नहीं, स्थिति सत्य में प्रकृति भी आएगी ना। वो कैसे? सहस्तित्व है फाइनली स्थिति सत्य। व्यापक में इकाइयां हैं ही हैं। नहीं, मतलब प्रकृति तो उसमें तो गति भी है ना। हाँ, तो स्थिति सत्य में गति है। ओवरऑल सहस्तित्व को देखेंगे, माने अस्तित्व में स्थिति सत्य के रूप में देखेंगे तो सत्ता में संपर्क प्रकृति नित्य वर्तमान बनी रहती है। तुम ये कह रहे हो कि व्यापक ही स्थिति सत्य है, ऐसा कह रहे हो? हाँ, मतलब मेरे को ऐसे समझ में आया था। अच्छा अच्छा, चलो इसको एक बार देख लेते हैं। सोम भाई से बात कर लेते हैं। सोम भाई यहीं हैं, एक बार स्पष्ट। हाँ जी, किसके लिए आया? और वस्तुगत सत्य, हाँ ये ठीक बात है, ठीक बात है। ऐसा स्थिति सत्य है, वस्तु स्थिति सत्य है, और वस्तुगत सत्य को बोध कराने की परंपरा ही यथार्थता का स्रोत है। तो ये किसके लिए आ रहा है? मतलब ये तो व्यापक के लिए आ रहा है या इकाइयों के लिए आ रहा है? हाँ, ये ठीक बात है। इसी को भैया ने भी क्वेश्चन किया। तो मूल रूप में क्या कर रहे हैं कि यथार्थता स्पष्ट हो जाए। बेसिकली अस्तित्व दर्शन की जो बात कर रहे हैं कि अस्तित्व जैसा है वैसा स्पष्ट हो जाए। उसमें तीन चीजें हैं, मोटे रूप में देखेंगे तो व्यापक है और इकाइयां हैं। फिर इकाइयों में देखेंगे तो जड़ और चैतन्य इकाई है ना। तो सारी सच्चाइयां स्पष्ट हो जाएं, इसको कह रहे हैं यथार्थता के स्रोत। तो उसमें अब तीन शब्दों को यूज किया, वस्तुगत सत्य है ना, वस्तु स्थिति सत्य और स्थिति सत्य। तो स्थिति सत्य या तो हम सत्ता में संपर्क प्रकृति भी ले सकते हैं या ये भी हो सकता है, बट यदि हम भाषा की जगह पूरी माने उसको समझ लें क्या कहा जा रहा है, तो कहा ये जा रहा है कि इसको बोध जो करा दे, माने सच्चाइयों को बोध करा दे, तो व्यापक का भी बोध हो जाए, सहस्तित्व का बोध हो जाए, इकाई की मौलिकता जो है उस इकाई का क्या रूप गुण स्वभाव धर्म है ये भी बोध हो जाए, और आज की स्थिति में वो इकाई कहाँ है जिससे उसकी देश दिशा काल, उसकी दिशा का निर्धारण हो जाए। ये इस सारी चीज को जो अध्ययन करा दे, इसको कह रहे हैं कि ये यथार्थता के स्रोत है। सर मैं जो समझ पाया, हाँ जी, इस अध्याय 2 में आदरणीय नागराज जी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो पहले कभी समाधि में गए, बिल्कुल, और उन्होंने इस पथ उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर कर रहे हैं जिन्होंने इस अस्तित्व के सत्य को बना के रखा, वस्तु स्थिति को, वर्तमान में वास्तविकता को, और हर पदार्थ और ये पेड़ पौधे प्राण और जीव और इन सब के सत्य के बारे में जिस भी तरीके से बोध कराया, वो जो परंपरा बनी हुई है उस वो यथार्थता का स्रोत है, और उसी के प्रति कृतज्ञता वो बिल्कुल जाहिर कर रहे हैं। देखिए वो भी ये साथ में
गिरी ने उसमें आडंबर रहित, आडंबर रहित मतलब अकृत्रिमता पूर्वक और आडंबर रहित, हाँ, जो हाँ। जैसा है वैसा, हाँ, अपने से कुछ मिलाकर के घोलमाल माल कर दिया, गुस्सा नहीं, बहुत बढ़िया, आडंबर रहित और अकृत्रिमता मुक्त। बहुत बढ़िया। संगीता बहन भी कुछ करें, और उसमें परिभाषा संहिता में भी देख सकते हैं स्थिति सत्य को, है ना। भैया जब अध्ययन मुझे करें, ये समझ में आया है कि बाबा जी ये बोल रहे हैं कि मैं उन सभी के लिए कृतज्ञ हूँ जो आज तक समाधि या वेद या उपासना के लिए जो स्थिति बनी है, बिल्कुल ठीक है, उनके लिए वो कृतज्ञ है। वो स्थिति के बाद में आगे जो बाबा जी सोच पा रहे हैं उन लोगों की वजह से ही, क्योंकि वो स्थिति तक तो सबको मालूम हो गया कि ये यहाँ तक है। बिल्कुल। जैसा वैराग्य बोलते हैं या कोई भी चीज़ छोड़ दो कर दो, वहाँ तक तो सब पहुँच गए हैं। लेकिन बाबा जी के प्रश्न उससे आगे भी जा रहे थे, तो उनके प्रश्न खड़े हो रहे थे कि इनके बाद भी फिर क्या, पूर्ण ज्ञान तो नहीं उनको लगा, तो इसके बाद में जो सोचने की प्रक्रिया या जागृति के लिए वो सोचने के लिए अग्रसर हुए, उनके लिए वो कृतज्ञ हुए। बहुत बढ़िया। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं, परंपरा का सम्मान की बात हो रही है कि देखो, जहाँ तक जैसे नागराज जी कह रहे हैं कि 100वीं चोट से कोई चीज़ टूट रही है, बट उसमें 99 चोटें उसमें समाहित हैं। तो मानव जाति जो भी महापुरुषों से आज तक उनको जैसे साधना के लिए जो प्रेरणा मिली, पातंजलि योग से, उनके गुरु से, तो जो रास्ता उन्नति का, जागृति का बना हुआ था, उसका सम्मान करते हुए, उनके प्रति कृतज्ञता करते हुए नया अनुसंधान में कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं। बिल्कुल ठीक है, हाँ जी। नहीं तो इसमें ये भाव भी आ जाते हैं कि ये मैंने किया, हाँ बिल्कुल ठीक लेकिन है। बाबा जी ने उन लोगों के लिए कृतज्ञता बताई है कि उनकी वजह से मैं आगे के लिए जा रहा हूँ। मैं वाला जो मैंने किया या ईगो जो बोलते हैं वो वहाँ पे है ही नहीं, उनकी वजह से मैं कृतज्ञ हूँ ताकि मैं आगे के लिए जा रहा हूँ, अग्रसर हो रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, बढ़िया। तो ठीक है, इसको स्थिति सत्य में दोनों है या एक है उसको देख लेंगे, है ना। बट मूल बात क्या कह रहे हैं कि अस्तित्व जैसा है उसका वैसा अध्ययन कर पाएं। जिन लोगों ने भी उसका वैसा अध्ययन कराने के लिए, जागृति के पथ पर चलने के लिए प्रेरणा दी, उनके प्रति कृतज्ञता की बात है। और कृतज्ञता से ही मानव में सरलता आती है ना। जो पूरा कृतज्ञता से गौरवता, कृतज्ञ होंगे तो हमें उनके प्रति गौरव होता है कि जैसे मैंने एक्सरसाइज कराई थी, जब भी हम उन लोगों के नाम सोचते हैं जिनसे भी हमें अपने आगे बढ़ने में मदद मिली है, तो उनके प्रति हमारे मन में एक गौरव का भाव रहता ही है। तो गौरवता रहती तो उनके प्रति हम उनके साथ जब भी व्यक्त होते हैं तो हमें एक सरलता रहती है ना। सरलता से सहजता, सहजता से मानवीयता, और मानवीयता से सहअस्तित्व तथा सहअस्तित्व में से के लिए ही कृतज्ञता प्रकट होती है। बढ़िया। मतलब उनके प्रति कृतज्ञ होने से पुराने सब ऋषि मुनियों के हमको गर्व का भाव आता है, हम सरल होते हैं, सहज होते हैं, मानवीयता के प्रति झुकते हैं, सब। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कृतज्ञता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इसीलिए जब अपन कई बार ये कहते हैं नहीं नहीं किसी से कुछ नहीं हुआ, ये ठीक नहीं है ना। उन महापुरुषों के योगदान से आज हम यहाँ खड़े हैं, चाहे वो वैज्ञानिक जगत में आविष्कार हुए हों, चाहे वो चैतन्य जगत में, आध्यात्मिक जगत में, जो भी महापुरुषों का योगदान रहा हमारे ज़िंदगी में, जिसकी वजह से हम अभी परिवार में परंपराएं बनी हुई हैं, है ना। तो हम कुछ कमियां हैं, तो जब हम फोकस करते हैं कमी पे, तो कई बार हम 0 और 1 में जाना चाहते हैं, है ना, कि फिर एक सबको नकार देना, नहीं ये तो हुआ नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। एक जर्नी है, उसमें हम कहीं तक पहुँचे हैं, कुछ होना शेष है, तो उसका सम्मान कर पाएंगे, उनके प्रति कृतज्ञ हो पाएंगे, तो हमारी आगे की जर्नी निर्विरोध पूर्वक हो पाएगी, है ना। तो फिर विरोध की बात नहीं बनती है। मतलब इसका मतलब हम पुराने लोगों के प्रति कृतज्ञ हो गए तो घमंड नहीं आएगा, सहज और सरल रहेंगे। और सच्चाई भी ऐसी, मतलब होंगे केवल उसके लिए नहीं कर रहे हैं। आप यदि देखें तो कपड़ा बनाने का इतिहास को देखो, हम आज जो कपड़े पहन रहे हैं इसमें कितने लोगों ने अपनी ऊर्जा को लगाया। हम जो खाना खा रहे हैं उसमें कितने लोगों ने ऊर्जा को लगाया। गेहूं को पहचाना होगा, कौन सी चीज़ें खा सकते हैं, कौन सी नहीं खा सकते हैं, तो बहुत सारा श्रम हुआ है। माने ये तो आहार आवास अलंकार में, लेकिन जो सोचो परिवार व्यवस्था की जो स्थापना हुई, है ना, तो ये अपने आप में कोई छोटा काम नहीं है। तो इसके लिए कृतज्ञता के बिना हम आगे गति नहीं कर पाएंगे। हाँ जी भैया, यहाँ पे उत्थान लिखा है। क्या लिखा? उत्थान। हाँ हाँ। तो उत्थान और लक्ष्य दोनों एक ही है?
उत्थान और लक्ष्य। हाँ, उन्नति में आता है। उन्नति, उत्थान, हाँ लिखा ना, बिल्कुल बिल्कुल। समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व के लिए प्राप्त प्रेरणा, मतलब दोनों एक ही बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ। मानव लक्ष्य, मानव लक्ष्य के लिए जो भी प्रेरणा मिली या उसके लिए जो सहायता मिली। वंदना में प्रयुक्त चेष्टा आता है। हाँ, उसका क्या मतलब है? उसके लिए जो प्रयास है, उसके लिए मैं जो क्रियाशील हो जाता हूँ उस दिशा में। हाँ, तो उसके नीचे है अनुकरण, प्रयास और प्रवृत्ति। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो प्रयास और प्रवृत्ति में क्या डिफरेंस आया? मतलब किस डायरेक्शन में बोल रहे हैं प्रयास और? माने निर्विरोध मतलब पूर्वक अंगीकार किए गए अनुकरण, है ना, जैसा जिस रास्ते पे उन्होंने जो चले हैं हम उसका अनुकरण करते हैं। हाँ। उसके लिए प्रयास है और फिर धीरे धीरे वो प्रवृत्ति बन जाता है। अभी एक है प्रयास पूर्वक कुछ करना, उसके बाद जिसको हम कह रहे हैं ना हैबिट बन गया, अब मेरा पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ वे ऑफ लिविंग हो गया वो, तो वो मेरी प्रवृत्ति में आ गया। जैसे शुरू में मैं क्या कर रहा हूँ, सतर्कता पूर्वक हम प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट लगा के। एक समय के बाद वो सतर्कता की बजाय हमारे में सहज हो गया, वो मेरी प्रवृत्ति हो गई, मेरा वे ऑफ लाइफ हो गया, मतलब एफर्ट लगाते हैं एफर्ट लेस हो गया वो। जैसे ड्राइविंग, हाँ एफर्ट है वो प्रयास है, हाँ। उसके बाद हमारी प्रवृत्ति हो गई, अब एफर्ट लेस हो गया। ठीक है, बढ़िया, ठीक है। जैसे हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो पहले हम प्रयास कर रहे हैं उसके लिए, उसके बाद वो हमारी प्रवृत्ति में आ गया, अब उसके लिए एफर्टलेसली वो काम हो जाता है। चैप्टर 3 सृष्टि दर्शन। ये भी जबरदस्त है। देखो, मानव ने सृष्टि दर्शन करने की कामना और प्रयास किया है, तो हम समझना ही चाहते हैं पूरे सृष्टि दर्शन को, कि सृष्टि क्या है। जो बोला ना, तीन ही सवाल हैं, संसार क्या है ना, मैं कौन हूँ और करना क्या है। तो सृष्टि दर्शन का, ये सृष्टि क्या है, मानव ने सृष्टि दर्शन करने की कामना व प्रयास किया है, इसीलिए जीव जगत, ईश्वर और स्वयं को प्रतिपादित व व्याख्यात करने का प्रयास किया है। तो ये सवाल बहुत कॉमन है ना, कि ईश्वर क्या है, ये जीव जगत क्या है, क्यों है, कहाँ से आया, कहाँ जाना है, इसका पर्पज क्या है, और मैं कौन हूँ, स्वयं को प्रतिपादित और व्याख्यात करने का प्रयास। अब उसको बता रहे हैं, देखो सृष्टि का मतलब क्या है। पदार्थ का संगठन एवं रचना और समृद्ध धरती तथा धरती पर प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था का प्रकाशन सृष्टि है। हाँ जी भैया, ये जो दूसरी वाली बुक है उसमें जो सेकंड चैप्टर है कृतज्ञता, उसमें अभिमान की डेफिनेशन है आरोपित मानदंड। हाँ हाँ, तो वो थोड़ा बढ़िया। तो अभिमान क्या चीज है और सरलता उसका उल्टा है। तो किसको समझ में आया? अभिमान, तीन शब्द यूज किए थे, अधिमूल्यन, अवमूल्यन और निर्मूल्यन। तो अभिमान क्या है? किसी चीज का जो मूल्य है, उसकी जो उपयोगिता है, उससे अधिक मान लेना। तो मैं क्या करता हूँ, कई बार अपने में देखें तो मैं अपने को ज़्यादा श्रेष्ठ मान लेता हूँ, है ना, और दूसरे को कम मान लेता हूँ। तो ये यदि जो गलत आकलन हो गया, इसका नाम अभिमान है। या पैसे से ही सब कुछ हो जाएगा, वस्तु से ही सुखी हो जाएंगे, हमने क्या किया, वस्तु का अधिमूल्यन कर दिया, है ना, और संबंध का अवमूल्यन कर दिया। तो इस तरह से अधिमूल्यन, अवमूल्यन और निर्मूल्यन, कुछ का कुछ समझ लिया। जैसे एक प्रचलित एग्जाम्पल देते हैं कि तुम जब अच्छे नंबर लाता है तो ये तो राजा बेटा है ना, ये अधिमूल्यन हो गया। और जब वो कुछ गड़बड़ करता है तुम गधे हो, ये कुछ का कुछ हो गया। वो गधा तो नहीं है, गधा तो जानवर है, आदमी ही है फाइनली, है ना। तो इस तरह से अधिमूल्यन, अवमूल्यन, कम न आंक लेना, इसको कह रहे हैं आरोपित मापदंड ही अभिमान है। तो घमंड या अभिमान क्या है? हम जो जिसकी जितना मूल्यांकन है उससे अधिक कर लेना, कम कर लेना, या कुछ का कुछ कर देना। तो इस पेज नंबर 7 पे क्लियर है, सृजन, विसर्जन और पोषण तथा शोषण भेद से सृष्टि दर्शन है। तो पूरा सृष्टि क्या है? बेसिकली जो इकाइयों में जो काम हो रहा है वो सृष्टि की बात हो रही है। व्यापक में तो है ही है इकाइयाँ, इकाइयों में जो परस्परता में क्रियाकलाप है, प्रकृति का जो पूरा क्रियाकलाप है, इसको कह रहे हैं सृष्टि। तो सृष्टि में क्या देखने को मिल रहा है? या तो सृजन और विसर्जन हो रहा है,
इकाई के साथ अनुकूल इकाई जुड़ जाती है तो पोषण हो जाता है। इकाई के साथ जो अनुकूल इकाई नहीं है, प्रतिकूल इकाई हो गई तो उसका शोषण हो गया। कौन एग्जाम्पल देगा पोषण और शोषण का? पोषण का एक एग्जाम्पल और शोषण का एक एग्जाम्पल। भौतिक जगत में एक और एक मानसिक। भैया हाँ जी, इधर पोषण बोल रहे हैं। हाँ, भौतिक जगत में झाड़ को जैसे खाद डाल दिया तो पोषण है, पोषण हो गया। और पॉइजन डाल दिया तो शोषण है। बिल्कुल ठीक है। और मानसिक जगत में व्यवस्था है तो पोषण है, और शासन है तो शोषण है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात बहुत बढ़िया। तो मैं कुछ खाना खाता हूँ जिससे शरीर का पोषण होता है, भौतिक जगत का है। किसी के पास जाता हूँ तो हमारी मानसिकता का पोषण हो जाता है। मेरे में जागृति की ओर, उन्नति की ओर, मानवीय लक्ष्य की ओर ये ऐसा विचार, मानसिकता बनती है, ऐसा विचार आता है, ऐसा करना चाहिए, इसकी प्रेरणा मिलती है। ये मेरा मानसिक पोषण हो गया। किसी के पास जाता हूँ तो उसका शोषण हो जाता है, हमें और भोग की ओर प्रेरणा मिलती है ना, वस्तुओं पर के लिए इकट्ठा करने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो कोई बोलते छोड़ यार, संबंध कुछ नहीं होता है ना, जो कुछ है पैसा ही है सब कुछ। तो इस तरह से क्या हो जा रहा है कि मानसिकता में हमारे जो नीचे जाने की ओर गति है ना, अजागृति की ओर जो गति हो जा रही है, ये हमारा मानसिकता में शोषण हो जा रहा है। तो इकाई इतना ही, पूरे सृष्टि में देखेंगे तो इतना ही काम हो रहा है ना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ आ गया, पानी बन गया, है ना। कहीं कहीं सर्जन और विसर्जन हो रहा है और पोषण या शोषण हो रहा है। जैसे पेड़ का उदाहरण दिया, शरीर का उदाहरण देखेंगे तो पोषण शोषण, मानसिक पोषण शोषण और सृजन विसर्जन। पदार्थ की बहुत गजब की डेफिनेशन है, ये किसको स्पष्ट हुई? पद भेद से जो अर्थ भेद को स्पष्ट करता है उसको पदार्थ कहते हैं। पद भेद से अर्थ भेद को स्पष्ट करता है। हाँ जी, बताइए आशीष भाई। बहुत पदार्थ की इतनी स्पष्ट डेफिनेशन, पदार्थ कह किसको रहे? पद यानी शब्द, तो शब्द भेद से, और अर्थ यानी उसका तत्व, वस्तु का। तो शब्द मतलब उसका तत्व जो शब्द से पता चले उसको पदार्थ कहेंगे। तो पद भेद से जो अर्थ भेद को स्पष्ट कर दे, माने उसका पद बदल जा रहा है। और कोई बताएगा? बढ़िया, पद भेद से, हाँ बताइए। पद भेद माने जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की उसका अपना एक पद है, जैसे उसकी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से उसका है, तो सृष्टि में उसका एक पद है। और अर्थभेद माने उसका जो प्रयोजन है, उसकी उपयोगिता है। जो पद भेद से वो अर्थभेद की तरफ जाए वो उसको पदार्थ की डेफिनेशन बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया, गजब, तालियां एक बार, बहुत बढ़िया। तो जो पद भेद से अर्थ भेद को स्पष्ट कर दे, है ना, तो हाइड्रोजन, हीलियम, ये तो है ही है। फिर मानव भी एक पद है ना, देव मानव एक पद है। तो मैं भी पदार्थ का हिस्सा हूं। कई बार हमारा नॉर्मल में पदार्थ में हम पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को, मानव को पदार्थ नहीं मान रहे हैं, जबकि यहाँ ये जनरल डेफिनेशन है। हम हर इकाई अपने पद भेद से अर्थ को स्पष्ट कर रही है, इसलिए हर इकाई पदार्थ है। सृष्टि में हर इकाई पदार्थ के रूप में है, क्योंकि हर इकाई अपने किसी पद में होने की वजह से उस अर्थ को व्यक्त करती है। इसीलिए कह रहे हैं मानव पद एक अपने आप में सबसे बड़ा पद है ना, मानव पद, देव पद, दिव्य पद, है ना। तो पद चक्र यदि आगे आएगा तो उसमें देखेंगे डिटेल। फिर निरपेक्ष ऊर्जा व पदार्थों के सहअस्तित्व में ही सृष्टि कार्य है। तो यहाँ पे पदार्थ, अब सारे पदार्थ आ गए, मानव भी एक पदभेद से अर्थ को व्यक्त कर रहा है। तो निरपेक्ष ऊर्जा या व्यापक और पदार्थ के
सह अस्तित्व में ही सारी सृष्टि में कार्य हो रहा है। क्या कार्य हो रहा है? सृजन, विसर्जन, पोषण, शोषण, ये कार्य हो रहे हैं लगातार। निरपेक्ष ऊर्जा क्या है? जो व्यापक रूप में सहज सत्ता अस्तित्व है पर जिसके उत्पत्ति का कारण सिद्ध ना हो, उसकी निरपेक्ष ऊर्जा संज्ञा है। तो सापेक्ष ऊर्जा में क्या होता है? उसकी उत्पत्ति का कारण पता चलता है। जैसे मैंने खाना खाया तो मेरे में ऊर्जा आई, ये कैसी ऊर्जा है? सापेक्ष ऊर्जा है। तो जो किसी की वजह से आती है और जो दूसरी जो व्यापक में होने मात्र से है, उसको निरपेक्ष ऊर्जा कह रहे हैं। दो ही तरह की ऊर्जाएं हैं। निरपेक्ष ऊर्जा स्थिति में सर्वत्र व्याप्त है। निरपेक्ष ऊर्जा हर जगह। शून्य, जो स्वयं में क्रिया नहीं है पर सभी क्रियाएं जिसमें समाहित हैं, कि शून्य क्रिया है। अब सारी ऊर्जाएं सिर्फ दो तरह से हैं, सापेक्ष एवं निरपेक्ष भेद से ऊर्जा है। इसे सापेक्ष ऊर्जा और निरपेक्ष ऊर्जा के रूप में पहचाना और समझना होता है। कार्य ऊर्जा सापेक्ष है तथा व्यापक रूप में निरपेक्ष ऊर्जा नित्य वर्तमान है, नित्य प्राप्त है। तो सापेक्ष ऊर्जा स्पष्ट है। इकाइयों की परस्परता के बिना जिस शक्ति का प्रकटन ना हो, उसको सापेक्ष ऊर्जा कह रहे हैं। जिसको भौतिक रासायनिक वस्तुओं में परस्परता बस प्रकट होने वाली शक्तियां, जैसे दबाव, तरंग, प्रभाव, ताप, ध्वनि, विद्युत, ये सब सापेक्ष ऊर्जाएं। भैया, हाँ जी। और जो शून्य में जो परिभाषा आई थी कि जो स्वयं हाँ। में क्रिया नहीं है पर सभी क्रियाएं जिसमें समाहित, हाँ, तो ब्रैकेट में दो शब्द लिखे हुए हैं, आवेष्टित और आश्लिष्ट। कहाँ पर? आगे नहीं, उसी में शून्य का, जहाँ पर शून्य, जो स्वयं में क्रिया नहीं है पर सभी क्रियाएं जिसमें समाहित, तो ब्रैकेट में दो शब्द लिखे हुए हैं, आवेष्टित और एवं आश्लिष्ट। अच्छा, ये दो शब्द समझ में नहीं आ रहे। हो बताओ, इस वाली में नहीं है। हाँ, आवेष्टित शून्य, जो स्वयं में क्रिया नहीं है पर सभी क्रियाएं जिसमें समाहित हैं। समाहित माने जिसमें आवेष्टित हैं एवं आश्लिष्ट हैं। ये मुझे देखने पड़ेंगे भाई सब, है ना? कोई मतलब उसको ओवरऑल बात पकड़ में आ जाए, है ना? इंडिविजुअल शब्द शायद कहीं परंपरा में यूज हुए होंगे, उसको संपर्कता, ऐसे तो संपर्कता है ही है, बिल्कुल ठीक है। तो अपन जब अध्ययन कर रहे हैं, कोई कोई शब्द हो सकता है, बट ओवरऑल वो बात पकड़ में आ जाए क्या कही जा रही है। आवेष्टित किसी को पता है? आश्लिष्ट मुझे भी बहुत स्पष्ट नहीं है शब्दों के अर्थ। ठीक है, इसको देख लेना, यदि परिभाषा संहिता में शायद हो, शायद ही हो, मुझे डाउट है। आवेष्टित एवं आश्लिष्ट, बढ़िया। तो इसमें मूल चेष्टा, श्रम, गति, परिणाम की सम्मिलित क्रिया ही मूल चेष्टा है। ये कौन बताएगा? निरपेक्ष ऊर्जा संपन्नता बस पदार्थों में मूल चेष्टा तथा पदार्थों के बिना निरपेक्ष ऊर्जा का परिचय नहीं है। निरपेक्ष ऊर्जा में प्रकृति नित्य वर्तमान है। इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? एक यश भाई, और आशीष भाई, और यश भाई को दो फोन। ये जो दूसरी स्टेटमेंट बहुत स्ट्रांग है, मतलब निरपेक्ष ऊर्जा संपन्नता बस पदार्थों में मूल चेष्टा तथा पदार्थ के बिना निरपेक्ष ऊर्जा का परिचय नहीं है। पदार्थ जितनी भी इकाइयाँ है उसमें क्रियाशीलता है, तो उसकी पहचान निरपेक्ष ऊर्जा से ही हो रही है। और अगर इकाइयाँ ही नहीं है तो फिर निरपेक्ष ऊर्जा की भी पहचान नहीं होगी। बहुत बढ़िया। क्योंकि इकाइयों में क्रिया पूर्णता की ओर क्रियाशीलता है, उसी से निरपेक्ष ऊर्जा की पहचान हो रही है। मतलब व्यापक को भी पहचानने के लिए इकाई का होना जरूरी है ना? इस तरह से एक दूसरे पर इतना सहअस्तित्व है। इकाई के बिना व्यापक की पहचान नहीं है और व्यापक के बिना इकाई में क्रियाशीलता नहीं है। हाँ, पदार्थ में क्रियाशीलता ही निरपेक्ष ऊर्जा का प्रमाण है।
और मानव ही है जो इन सबको पहचानता है। इसलिए सह अस्तित्व को पहचानने के लिए मानव का होना जरूरी है, ज्ञान अवस्था का होना, इस सह अस्तित्व रूपी महिमा को पहचान सके, इसकी महिमा को पहचान करके उसको जी सके, इसके लिए भी इकाई का होना आवश्यक है। हाँ जी, यहाँ हाँ, ये शायद ऐसे ही हो सकता है, कल बात आ रही थी वहाँ, हाँ, हम हाँ। लोग समझ रहे थे। तो जैसे मानव है या जो जीवन है, तो जीवन जो है वो शरीर के माध्यम से ही व्यक्त होता है। बिल्कुल तो ठीक है। जीवन चैतन्य हो गया और शरीर जो हो गया जड़ वो है। जड़ हो गया, बिल्कुल यानी ठीक। इकाई हो गई। तो इसीलिए कल बात आई थी कि कैसे मानव अस्तित्व का, सह अस्तित्व का प्रतिरूप है। तो जैसे जीवन प्रकट हो रहा है मानव से, यानी शरीर से, बिना शरीर के वो प्रकट हो ही नहीं सकता, व्यक्त नहीं हो सकता बिल्कुल है। ठीक। वैसे ही जो अस्तित्व है यानी व्यापक है, वो इकाइयों के माध्यम से ही व्यक्त होता है। बिल्कुल। और चूंकि दोनों में सिमिलरिटी इसलिए कहा गया कि वो मानव जो है वो सह अस्तित्व का प्रतिरूप है, ऐसा समझ में कल डिस्कशन में आ रहा था। बिल्कुल ठीक है, बढ़िया। हाँ जी भैया इधर और करते हैं। हाँ, प्रकट होने वाली शक्तियां, बढ़िया है। तो देखिए, सापेक्ष ऊर्जा और निरपेक्ष, मतलब भौतिक वस्तु में तो पदार्थ हो गए, हाँ, और रासायनिक में पेड़ पौधे जीव जंतु हम सब हो गए। बिल्कुल। तो इनकी परस्परता, तो भौतिक और रासायनिक माने बेसिकली सापेक्ष उसको कह रहे हैं, दो शब्द यूज कर रहे हैं अपन, सापेक्ष और निरपेक्ष। तो जो किसी परस्परता में व्यक्त हो रहा प्रभाव है, परस्परता में व्यक्त होने वाला प्रभाव, ये सापेक्ष है। मतलब इसके बिना, जैसे खाना खाने से मेरे में ऊर्जा आती है शरीर में, खाना नहीं खाएंगे तो ऊर्जा नहीं आ रही, इसका मतलब क्या हुआ, ये सापेक्ष प्रभाव है ना। जैसे कार को चलाना है तो डीजल डालने से, पेट्रोल डालने से कार चल रही है, तो ये सापेक्ष प्रभाव की वजह से उसमें ऊर्जा आ रही है। लेकिन एक इस तरह की ऊर्जा भी है, जैसे जीवन जो है, जो ज्ञान से संचालित है, ज्ञान ही उसके लिए ऊर्जा है। या मूल ऊर्जा में देखेंगे तो इकाई में जो मूल चेष्टा है वो व्यापक की वजह से आ रही है, शून्य की वजह से आ रही है, या मूल ऊर्जा की वजह से आ रही है। तो दो चेष्टाएं अपन देख रहे हैं। एक है कि जिसके लिए कोई दूसरी इकाई जिम्मेदार नहीं है। जैसे आप में, हम अपने में यदि देखें तो मैं सुखी होना चाहता हूं, ये किसकी वजह से आ रहा है, ये व्यापक की वजह से आ रहा है। लेकिन आप घर में बैठे हैं और कोई बोलता चलो यार मूवी देखने चलते हैं, और आप उनकी वजह से मूवी देखने चले गए, ये सापेक्ष की वजह से आ रहा है। तो दो चीजों को अपन देख सकते हैं कि कुछ चीजें हैं जो मेरे में सापेक्षता की वजह से उदय हो रही हैं। जैसे जो पीयर प्रेशर है, जितना भी परिस्थितिगत जिसको हम बोलते हैं कि यार हम परिस्थिति की वजह से परेशान है, क्या है, ये सापेक्षता है। जबकि अपने में यदि हम निरपेक्षता में देखेंगे तो मैं सही कार्य व्यवहार करना चाहता हूँ, मैं सुखपूर्वक जीना चाहता हूँ, मैं सब कुछ को समझना चाहता हूँ। इसको जब अपने में ट्रेस करोगे तो एक किसी की, जबकि अपने को कोई भी ऐसा नहीं मिल रहा है आदमी जीते हुए, फिर भी मेरे में ये चाहना बनी हुई है। शरीर को ऊर्जा भोजन से मिल रही है और जीवन को ऊर्जा व्यापार से मिल रही है। हाँ। तो शरीर के लिए जो भोजन है वो सापेक्ष ऊर्जा पैदा कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल, शरीर में भी। लेकिन अब जो शरीर के एक एक परमाणु अणु जो क्रियाशील हैं वो व्यापक की वजह से क्रियाशील है। जो अंश घूम रहा है, अच्छा, उसको भोजन नहीं मिल रहा है। जो अंश घूम रहा है वो व्यापक की वजह से क्रियाशील है। तो दो तरह की क्रियाओं को अपन देखेंगे, एक सापेक्षता की वजह से और एक निरपेक्ष में होने की वजह से। मैं इसको भी ऐसे समझाऊं। हाँ, निरपेक्ष ऊर्जा संपन्नता वश पदार्थों में मूल चेष्टा है ना, मूल चेष्टा। हाँ, तो पदार्थों को जो है वो मूल चेष्टा
निरपेक्ष ऊर्जा जो है वो व्यापक की वजह से मिली है। बिल्कुल। और व्यापक भी अपने आप को प्रकटन जो है वो पदार्थों के माध्यम से हो रहा है। हाँ। और जैसे ही वो उसको ऊर्जा मिलती है पदार्थ को, वो उत्सवित हो जाता है, चेष्टित हो जाता है। और ये जो सहअस्तित्व है, सहअस्तित्व का जैसे ही मानव को पता चलता है, मानव भी पदार्थ का हिस्सा है, तो जैसे उसको इस सहअस्तित्व का पता चलता है वो भी उत्सवित हो जाता है और नाचने लग जाता है। बिल्कुल ठीक है। देखो इसको क्यों कह रहे हैं, इसको अभी देखो बार बार इसको अपन को पकड़ना पड़ेगा कि इस बात से मेरे जिंदगी से कैसे जुड़ रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि मानव में व्यापक ही केवल एकमात्र महिमा नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। मानव भी मानव से प्रेरित होता है, ये सापेक्ष के रूप में है। तो निरपेक्ष के रूप में कुछ बना हुआ है और सापेक्षता का भी महिमा है। जैसे आपसे मैं प्रेरणा पाता हूँ, आप मेरे से प्रेरणा पा रहे हैं, ये सापेक्ष प्रेरणा है। लेकिन मूल प्रेरणा कहाँ से आ रही है? तो हम दोनों का सम्मान कर सकें, हम दोनों की परस्परता में पूरकता और उपयोगिता को पहचान सकें, इसलिए इस बात को ध्यान आकर्षण कराया जा रहा है। नहीं तो क्या लगेगा यार फिर हमें कुछ करना नहीं, हम तो केवल व्यापक में ही अनुभव करने की कोशिश करेंगे और बाकी से हमें कुछ लेना देना, ऐसा नहीं है। तो सापेक्ष ऊर्जा भी है और निरपेक्ष ऊर्जा भी है। मूल चेष्टा निरपेक्ष ऊर्जा की वजह से है और परस्परता में जो प्रेरणाएं हैं वो सापेक्ष ऊर्जा की वजह से है। सर एक तो बताएं, ये जो पदार्थ शब्द का उपयोग किया इसमें आपने, हाँ हाँ, ये पदार्थ अवस्था वाला पदार्थ नहीं है ना ना, वही तो मैंने बताया, केवल पदार्थ अवस्था वाला पदार्थ नहीं, चारों इकाइयां, चारों अवस्थाएं। चारों अवस्थाएं। आदित्य भाई यहाँ पर आपकी प्रेरणा से आए, आदित्य भाई या अनिरुद्ध भाई या कई लोग एक दूसरे की से प्रेरित होकर आए, ये क्या हुआ? ये सापेक्ष ऊर्जा ने काम किया। लेकिन ये मूल में सुखी होना चाहते हैं, मूल में ये सुखी होना चाहते हैं, ये निरपेक्ष ऊर्जा का कमाल है। पकड़ में आ रहा है ना? तो हम सब में कुछ मूल चाहत है, उसकी चाहत बस हम एक दूसरे के परस्पर पूरक भी होते हैं, ये डोमेन है इसका। तो सापेक्ष ऊर्जा भी सार्थकता के अर्थ में है और निरपेक्ष ऊर्जा तो सार्थकता के अर्थ में मूल चेष्टा के रूप में है ही। सापेक्ष परस्परता में प्रेरणा का काम कर रहा है ना, एक दूसरे के लिए सहयोगी होने का काम कर रहा है, एक दूसरे के लिए पूरक हो रहा है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के लिए उपयोगी हो रहा है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के लिए प्रेरणा के रूप में जुड़ी हुई हैं। लेकिन मूल प्रेरणा को जब ट्रेस करेंगे अपने में तो ये पता चलेगा कि मूल प्रेरणा व्यापक में होने की वजह से मेरे में मूल चेष्टा सुख की ओर गति मेरे में बनी हुई है। भैया हाँ जी, इधर सापेक्ष निरपेक्ष और साथ में कार्य ऊर्जा को कैसे? कार्य ऊर्जा सापेक्ष ऊर्जा है, जितनी भी कार्य ऊर्जा है वो सारी की सारी सापेक्ष ऊर्जा के रूप में है। मतलब कार्य ऊर्जा का मतलब अच्छा लिखिए उसमें, कार्य ऊर्जा सापेक्ष है। अगला यदि सेंटेंस पढ़ेंगे, सापेक्ष एवं निरपेक्ष। हाँ संगीता बहन को दीजिए। नहीं, वहाँ पे मतलब ताप ध्वनि और विद्युत, ताप ध्वनि और विद्युत। हाँ, एक ताप ध्वनि और विद्युत। हाँ हाँ, उस तरीके से थोड़ा। इसमें सापेक्षता क्या है, ऐसा पूछ रहे हो? तो ताप कैसे पैदा होता है, ध्वनि कैसे पैदा हो रही है और विद्युत कैसे पैदा हो रही है? तो सापेक्ष का मतलब है कि जो ताप पैदा हो रहा है वो कई इकाइयों के योग से हो रहा है, इकाइयों की परस्परता से हो रहा है। जैसे मोटा एग्जाम्पल लें तो जब हम ताप को कर रहे हैं तो हम दो हाथों को रगड़ रहे हैं तो ताप पैदा हो जा रहा है, ध्वनि भी पैदा हो जा रही है और विद्युत भी पैदा हो रही है। तो चुंबकीय बल को जब काटते हैं तो विद्युत पैदा होती है। तो ताप ध्वनि और विद्युत परस्पर इकाइयों के परस्परता में होने वाला प्रभाव। ऐसे ही तरंग, दबाव, ये सारे के सारे इकाइयों की परस्परता में होने वाले प्रभाव। तो दो ही प्रभाव अपने को देखने को मिलेंगे, एक तो इकाई की परस्परता से और एक इकाई का व्यापक में होने की वजह से। संगीता बहन को दी। हाँ भैया, इसमें सापेक्ष और निरपेक्ष ऊर्जा का बहुत महत्व दिखाई दिया मुझे कि सापेक्ष ऊर्जा से हमें प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा हमें आगे जाने के लिए या उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी है। और निरपेक्ष ऊर्जा यानी ज्ञान तो चाहता ही है मानव, तो ज्ञान तो उसके अंदर वो बीज पड़ा हुआ ही है, लेकिन सापेक्ष ऊर्जा के सहयोग से
वो बीज आगे की तरफ उन्नति की तरफ जा सकता है। और इस सापेक्ष और निरपेक्ष ऊर्जा की वजह से सहजता भी आ सकती है अपने जीवन में, अगर इसको अच्छी तरह समझा जाए। जीवन, शरीर और सब व्यापक इसको अच्छी तरह समझ लें कि तब लगता है कि हम बहुत सहज होकर के जी सकते हैं, क्योंकि प्रेरणा नहीं मिलेगी कहीं से या सहयोग नहीं मिलेगा तो हम आगे ज्ञान कैसे पाएंगे। और प्रेरणा और सहयोग की वजह से हम ज्ञान तो चाहते ही हैं, लेकिन उसके लिए प्रेरणा और सहयोग भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए सापेक्ष ऊर्जा भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। बहुत बढ़िया। माने इकाइयाँ होना कोई अपने आप में समस्या नहीं है, संबंध अपने आप में कोई समस्या नहीं है, परिवार कोई समस्या नहीं है, वस्तुएं समस्या नहीं है। ये जो परस्परता है ये भी हमारी मानसिकता यदि ठीक है तो ये हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है ना, एक दूसरे के लिए व्यवस्था का स्रोत है। नहीं तो लगेगा कि इससे हमें मुक्त होना है, इससे मुक्त नहीं होना है ना। ये भी प्रेरणा प्रेरक हैं, उपयोगी हैं, सहयोगी हैं। और निरपेक्ष ऊर्जा तो मूल प्रेरणा के रूप में उपलब्धि है। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव भी हो सकती है, सापेक्ष में मानव में सिर्फ नेगेटिव भी हो सकती है। भैया, हाँ जी, यहाँ पे ऊर्जा और शक्ति आई, तो वो दोनों में क्या डिफरेंस है? ऊर्जा और शक्ति। उसमें मतलब क्या डिफरेंस है? तो सोच के बताता हूँ। बढ़िया, अच्छा सवाल है। तो एक चीज ये पकड़ में आनी पड़ेगी कि जो निरपेक्ष ऊर्जा है, अच्छा हो गया, बढ़िया। हाँ जी, शक्ति जो है ऊर्जा डिवाइड बाय समय। नहीं उसको देखते हैं आराम से। हाँ, मतलब वो तो पावर उस ढंग से अपन कह रहे हैं जो अभी विज्ञान की परिभाषा है। पावर इक्वल टू W/T, वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना शक्ति। बट यहाँ पर ये किसी और अर्थ में कह रहे हैं, वो देख लेंगे। मैं भी सोचना पड़ेगा उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें। तो हेलो, हाँ जी, मुझे लगता है कि ऊर्जा से जो गति है वो शक्ति कह सकते हैं। सोचते हैं, बल और शक्ति की बात कही है, बल, शक्ति और ऊर्जा में डिफ्रेंशिएट करते हैं। पार कर लेता हूं, मैं भी उस पर सोचूंगा, मतलब उसका डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर। तो मूल चेष्टा किसको कह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा था, देखो निरपेक्ष ऊर्जा का ये सोचो, पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था की ओर किस लिए जाता है, कैसे जाता होगा, क्यों जाता है? जबकि उधर, या एक मानव जबकि कोई ज्ञान संपन्न नहीं है फिर भी मैं ज्ञान को पूरा पाना चाहता हूं, तो दो तरह से प्रेरणाएं आ रही हैं। मूल प्रेरणा हमें व्यापक से आ रही है, लेकिन एक बार यदि वो प्रेरणा स्थापित हो गई है फिर वो मानव से मानव में ट्रांसफर हो रही है। अनुसंधान और शोध, ये इससे पता चलेगा। जैसे जब इस धरती पर पेड़ पौधे नहीं हैं या पानी नहीं बना, उसको प्रेरणा कहाँ से आई पानी बनने की? तो जो उसमें व्यापक में होने मात्र से जो दिशा है, पूर्णता की और दिशा है, वो वहाँ से आ रही है। एक बार पानी बन गया, जैसे जब हम जो लोग घी बनाते हैं, एक बार क्रिस्टलाइजेशन हो गया, उसके बाद फिर क्रिस्टलाइजेशन इजी होने लगता है। इसीलिए कई बार क्रिस्टल मिलाते हैं। यहाँ तो दही में हम जामुन क्यों डालते हैं? जिससे कि वो बाकी के जो दूध के जो बाकी के वो हैं, वो उसको पहचान के उस जैसा हो जाते हैं, है ना। तो पहले कुछ चाहिए होता है। तो ये क्या हो रहा है, एक सापेक्षता का प्रभाव है। उसको जिसको बोलते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। या हम सब अपनी ज़िंदगी में देखें तो हमें पाए हैं कि हमने किसी से प्रेरणा पाई कि मुझे लगता है यार जब ये बंदा बिजनेस कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, इसका सिलेक्शन हो सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये सापेक्षता में प्रेरणाएं हो रही हैं। लेकिन जो मूल प्रेरणा आ रही, जब कोई भी धरती पर ज्ञान संपन्न नहीं है फिर भी एक व्यक्ति सोचता है, जब कोई मोबाइल नहीं है फिर भी एक व्यक्ति सोचता है कि नहीं मोबाइल चाहिए, ये अनुसंधान कर रहा है। इसको ये मूल चेष्टा हो रही है। और उसके बाद परस्परता में प्रेरणा के रूप में सापेक्ष ऊर्जा या परस्परता में हमें प्रेरणा मिल रही है। सब मैंने तो इसको यूं समझा कि निरपेक्ष ऊर्जा के अलावा बाकी जितनी भी ऊर्जा वो सापेक्ष ऊर्जा है। बिल्कुल ऐसे ही। और उसको थोड़ा समझाने की दृष्टि से पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ। कि मान लो किसी से बात करें तो सोलर एनर्जी जैसे है। हाँ। अब सूर्य की किरण गिरी और
सोलर एलिमेंट, सोलर जितनी एनर्जी है वो सापेक्ष ऊर्जा है, तो क्योंकि ये सन की वजह से आ रही है। हाँ, तो इसको कैसे समझ, जिसमें लिखा ना इकाइयों की परस्परता के से जिस शक्ति का प्रकटन होता है वो सापेक्ष ऊर्जा है। हाँ, तो इस इकाइयों की परस्परता कैसे हुई इसमें सोलर में? माने सोलर में सूरज की सेल। धरती के साथ परस्परता, माने सूरज को यदि देखो इसको और दूसरा तरीके से देख सकते हैं, यदि सूरज नहीं है तो क्या सोलर एनर्जी रहेगी? नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। इसका मतलब उसकी परस्परता में व्यक्त प्रभाव है ना ये। आज विंड का भी ऐसा ही है? विंड का भी ऐसा ही है। ओके। माने यदि अपन दूसरी इकाई को हटा दें और प्रभाव भी हट जाए, इसका माने वो सापेक्ष था। इसका मतलब आदरणीय नागराज जी की भाषा को समझने के लिए भी स्तर चाहिए। हाँ, जैसे अपन जैसे किसी विद्वान के पास जाते हैं तो कई बार वो बोलता है तो समझ में नहीं आता है, तो वैसे ही ये इतना ज़्यादा अस्तित्व को समझ गए कि जब वो कह रहे हैं तो उनके लिए वो सरल भाषा है, लेकिन हमारे लिए बहुत कठिन भाषा हो रही है। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जिसको ट्रिग्नोमेट्री, माने सरल और कठिन का इतना ही मतलब है, समझ में नहीं आए तो कठिन, समझ में आ गया तो सरल। जैसे आपको बिजनेस करना सरल लग सकता है और जो शुरुआत कर रहा है उसको सोच के ही दिक्कत होती है, यार ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो सरल और कठिन का इतना ही मतलब है ना। जो हम कर लेते हैं वो हमें सरल लगने लगता है। तो पेज नंबर 9 भैया। सर ये ताप लिखा ना, ताप मतलब ताप, टेम्परेचर। टेम्परेचर। तो टेम्परेचर सापेक्ष ऊर्जा कैसे, मतलब क्या? क्योंकि दो के परस्परता में ताप पैदा होता है, दो इकाइयों की परस्परता में। जैसे ध्वनि, ये जो गल तंत्र है और मेरी जो टंग से जो टकरा रही है हवा, इसके परस्परता के प्रभाव में ध्वनि पैदा हो रही है। ऐसे ही ताप भी जो है इकाइयों की परस्परता में पैदा होता है। इसके मूल स्वरूप में जब देखने जाएंगे ताप को, तो बेसिकली एक परमाणु में जो चुंबकीय घर्षण हो रहा है उससे ताप पैदा हो रहा है। दो इकाइयों के चुंबकीय क्षेत्र परस्परता में जब घर्षण करते हैं तब ताप पैदा होता है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। तो मुझे लगता है ब्रेक से पहले जो रिलेटेड को और जो क्वेश्चंस हैं उसमें लगता है सोम भाई को हैं, क्या करें? 10वें पेज तक कर लें। बढ़िया। 9वां पेज। हाँ जी, मूल चेष्टा की जो लिखा हुआ परिभाषा, श्रम गति एवं परिणाम। हाँ उसको लिखा हुआ है। बात हो रही थी कि श्रम गति परिणाम नहीं समझ वही तो करूँ, उसको अपन करेंगे अलग से, डिटेल में चर्चा करेंगे श्रम गति और परिणाम की। श्रम गति और परिणाम ही की सम्मिलित क्रिया ही मूल चेष्टा है। तो श्रम गति परिणाम अभी सोम भाई से अपन इसको एक बार स्पष्ट करेंगे। बढ़िया। पेज नंबर 9। संपूर्ण पदार्थ अपनी परमाणविक स्थिति में सचेष्ट है, इसलिए स्पष्ट होता है कि उन्हें ऊर्जा प्राप्त है। यही निरपेक्ष ऊर्जा है। तो हर परमाणु, जैसे मैंने बताया था वो बच्चा, हर परमाणु में निरंतर क्रियाशीलता बनी हुई है और उसकी क्रियाशीलता का कोई और स्रोत नहीं है। ऐसा नहीं है कि दूसरा परमाणु क्रियाशील है इसलिए क्रियाशील है। इससे पता लगता है कि इसको निरपेक्ष ऊर्जा प्राप्त है या व्यापक में होने की वजह से क्रियाशील है, इसलिए इसको निरपेक्ष ऊर्जा कह रहे हैं। सचेष्ट माने चेष्टा है, उसमें चेष्टा माने क्रियाशीलता है। परमाणु की स्थिति में क्रियाशील है, सचेष्ट मतलब क्रियाशील है। ऊर्जा को, अच्छा इसमें नहीं लिखा है। हाँ तो फिर तो ऊर्जा और शक्ति एक ही बात हो गई। बिल्कुल ठीक है, बढ़िया। उक्त रीति से पदार्थ एवं निरपेक्ष ऊर्जा का सह अस्तित्व सदा सदा अविभाज्य रूप में होना सिद्ध होता है, क्योंकि इकाई जो भी पाई जा रही है वो क्रियाशील है और व्यापक हमेशा उसको उपलब्ध है, इससे पता चल रहा है। इसलिए पता चलता है कि दोनों हमेशा अविभाज्य रूप में बने रहते हैं। और चैप्टर नंबर 9 में देखिए, इसमें यदि अपन देखेंगे
तो लिख रहे हैं कि मानव सुदूर विगत से वर्तमान तक परमाणुओं में पाई जाने वाली क्रियाशीलता के लिए मूल ऊर्जा के स्रोत के रूप में अज्ञात रहे। ये जो बिग बैंग जितना डिस्कशन है, बेसिकली बिग बैंग इसी को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है कि ये आ कहाँ से रही है ऊर्जा। तो उन्होंने ये माना कि मैंने तुमको धक्का दिया तो तुम ऊर्जित हो गए, मेरे को किसी और ने धक्का दिया तो मैं चलने लगा। तो फाइनली ये पहला धक्का कहाँ से आ रहा है, इसी को बिग बैंग कह रहे हैं कि एक बार धमाका हुआ उसके बाद हर चीज चल रही है। तो किसी ने पूछा वो धमाका के लिए ऊर्जा कहाँ से आई, तो बोले बिग बैंग का T=0 वहीं से शुरू हो रहा है, उसके पहले का सवाल मत करो, ये सवाल गलत है तुम्हारा, है ना। तो ये अभी क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहा है। अध्यात्म से लोगों ने पूछा कि सब कुछ क्यों चल रहा है ना, तो उसको ईश्वर चला रहा है। फिर किसी ने सवाल पूछा ईश्वर को कौन चला रहा है, ये क्वेश्चन ठीक नहीं है। इसलिए फिर लोगों ने कहा अध्यात्म और विज्ञान एक ही जगह मिल गए फाइनली, क्योंकि दोनों ही रहस्य में चले गए। तो रहस्य में मिलना नहीं होता, स्पष्टताओं में मिलना होता है। हम दोनों एक ही जगह पहुंच गए, दोनों कंफ्यूज हैं, इसका मतलब थोड़ी होता हम एक ही जगह हैं। हम दोनों स्पष्ट हैं, इसको बोलते हैं हम एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं। तो ये सवाल बहुत विगत, सुदूर विगत से माने हमेशा से चला आ रहा है कि अरे इतना सब क्रियाशीलता का कारण क्या है। तो यहाँ पर स्पष्ट किया, बोल रहे हैं सहअस्तित्व विधि से अब यह स्पष्ट हुआ, अब यह सहअस्तित्व विधि से स्पष्ट हो गया कि व्यापक रूपी सत्ता में होने की वजह से नित्य क्रियाशीलता बनी रहती है, कोई धमाका होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इस ऊर्जा को के अस्तित्व को निरपेक्ष ऊर्जा के रूप में स्वीकारा गया है, क्योंकि इसे हम परमाणुओं की क्रिया के मूल में पाते हैं। यह निरपेक्ष ऊर्जा सर्वत्र एक सी रहने के कारण इसे साम ऊर्जा संज्ञा है। शून्य नाम से इसे सर्वत्र साम्यतः पाया जाता है। शून्य से रिक्त व मुक्त क्रिया सिद्ध नहीं होती। शून्य ही व्यापक है, शून्य ही निरपेक्ष ऊर्जा है, शून्य ही सत्ता है। निरपेक्ष ऊर्जा एवं पदार्थ में इतना अंतर है कि निरपेक्ष ऊर्जा हर काल, स्थान व वस्तु में व्याप्त है। निरपेक्ष ऊर्जा ना हो ऐसा कोई स्थान व वस्तु अभी तक प्राप्त या सिद्ध नहीं है, परंतु पदार्थ ना हो ऐसा स्थान है पर ऐसा काल सिद्ध नहीं। इसको कौन स्पष्ट करेगा? बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है, कौन बताएगा? बढ़िया, हिमांशु भाई को दो। हेलो। हाँ हाँ जी। निरपेक्ष ऊर्जा ना हो ऐसा कोई स्थान नहीं है, मतलब निरपेक्ष ऊर्जा ही व्यापक है, तो उसकी कोई बाउंड्री भी नहीं है और वो असीम है, तो उसका तो वो एकदम क्लियर है कि निरपेक्ष ऊर्जा नहीं है ऐसा कोई। और दूसरी की इकाइयाँ जहाँ पर है पदार्थ, तो वहाँ पर निरपेक्ष ऊर्जा मतलब है ही, और इकाइयों के अंदर भी है क्योंकि वो डूबा, भीगा और घिरा हुआ है। बहुत बढ़िया। और जहाँ पर इकाइयाँ नहीं है वहाँ पर भी निरपेक्ष ऊर्जा तो है ही, वहाँ पर इकाइयों को डाल देंगे तो वहाँ पर भी इकाई चलेगी। क्या बात है, तो कितना अच्छा ये कह रहे हैं। जैसे मानव कहीं भी जाए, है ना, सुख धर्मी है, उसको स्पेस में कहीं भी ले जाओ, उसमें जो सुख धर्मता है वो बनी रहती है। ऐसे ही हम किसी भी अंश को, जैसे अभी हमने मंगलयान भेजा है ना, या चंद्रयान भेजा, तो जब वो धरती और उसके बीच में जा रहा है तो वहाँ भी उसकी क्रिया, उन परमाणुओं में क्रियाशीलता नहीं रुक गई, वो निरंतर क्रियाशील है। क्यों? क्योंकि व्यापक रूपी मूल ऊर्जा हर जगह उपलब्ध है। बहुत बढ़िया, तो कहीं भी लेके जाएंगे तो उसमें क्रियाशीलता बनी हुई है। दूसरी चीज़ की, जैसे एक तो हम लोगों ने स्पेस की बात करी, तो स्पेस में जहाँ पर भी लेके जाएंगे, कोई भी जगह पे लेके जाएंगे तो वहाँ पर निरपेक्ष ऊर्जा है ही, लेकिन ऐसा कोई भी टाइम सिद्ध नहीं है जब इकाइयाँ थी ही नहीं। बहुत बढ़िया। तो ये तो हो सकता है कि दो इकाइयों के बीच में ऐसी जगह तो हो सकती है जहाँ इकाई नहीं है, लेकिन ऐसा समय नहीं है, ऐसा समय नहीं है कि जब इकाई नहीं है। इससे ये पता लग रहा है कि इकाई और व्यापक का नित्य वर्तमानता है, इसीलिए इकाई की उत्पत्ति का कारण उत्पत्ति नहीं है और इकाई का हो नहीं सकती क्योंकि क्रिया शून्य है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। एक बार जोरदार तालियां हिमांशु भाई के लिए। हाँ जी,
बंद कर दो उसको। ये मानव सुदूर विगत से वर्तमान तक परमाणुओं में उस पर सवाल एक आ रहा था भैया, उसी संदर्भ में कि जैसा आप सह अस्तित्व विधि से पहली बार स्पष्ट हुआ बिल्कुल कि मूल ऊर्जा क्या है, तो अब उसी रेफरेंस में मतलब सह अस्तित्व यानी इकाइयाँ और ऊर्जा, तो ये भी पहली बार आया। बिल्कुल। अभी बिग बैंग की आपने बात किया इसलिए सवाल आया, और जब भी हमारा डिस्कशन भी हो रहा था यादव जी मेरे से ही कि बात कर रहे थे। बिग बैंग ठीक है, साइंस बिग बैंग तक है, उसके आगे नहीं है, पर अभी वो यूनिफाइड थ्योरी की भी बात कर रहा है साइंस। बिल्कुल कर रहा है। और यहाँ हम सह अस्तित्व की बात कर रहे हैं, यहाँ हम दो चीजें हैं बोल रहे हैं, ऊर्जा है और मैटर है, बिल्कुल या इकाई है। बिल्कुल। तो ये द्वैत और अद्वैत, तो अद्वैत अध्यात्म ने हमेशा अद्वैत बोला है, और अभी साइंस भी वहीं पहुंच गया यूनिफाइड थ्योरी पे। हाँ। सो साइंस भी बोल रहा है अद्वैत यूनिफाइड थ्योरी के माध्यम से, और अध्यात्म तो अद्वैत पे था ही। अभी मध्यस्थ दर्शन ने दूसरा कॉन्सेप्ट रखा है कि इकाई है और ऊर्जा है, तो द्वैत है। तो ये साइंस के बैकड्रॉप में हम द्वैत और अद्वैत को, या यूनिफाइड और इसको कैसा डिफरेंशिएट कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। तो द्वैत कहना है इसको कि अद्वैत कहना है, इस शब्द को अभी अपन एक तरफ रखते हैं टाइम बीइंग, बट है क्या उसको समझ लेते हैं, है ना। तो क्योंकि यदि अपन जब भी व्यापक को देखेंगे तो व्यापक में हमेशा इकाई मिलेगी ही अपने को, है ना, क्योंकि व्यापक बिना इकाई के नहीं है और इकाई बिना व्यापक के नहीं है। सहअस्तित्व का मतलब है कि दोनों हमेशा ही साथ साथ हैं, है ना। अब इसको हम द्वैत कहना चाहते हैं कि अद्वैत कहें, इसको पहचानना पड़ेगा। तो अद्वैत जो शब्द यूज हुआ है अध्यात्म में, मेरी बहुत ज़्यादा अध्यात्म तो उतनी पकड़ नहीं है। आप साइंस को रेफर करके बोलिए, यूनिफाइड थ्योरी। साइंस को यदि अपन रेफर करेंगे तो साइंस सिर्फ प्रकृति की बात कर रहा है, व्यापक को नहीं पहचान रहा है। व्यापक रूपी सत्ता की कोई चर्चा साइंस में नहीं है। एनर्जी तो बोल रहा है। हाँ, तो एनर्जी किसको कह रहा है साइंस? इकाइयों में गति को एनर्जी कह रहा है, माने इकाई से गति से भिन्न किसी एनर्जी को नहीं पहचान रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो साइंस सापेक्ष ऊर्जा को ही गति कह रहा है, जैसे जो अंश तेजी से दौड़ रहा है इसको ऊर्जा कह रहा है ना। साइंस में जब यदि अपन बात करेंगे तो साइंस इकाई विहीन ऊर्जा की बात नहीं कर रहा है। निरपेक्ष ऊर्जा कॉन्सेप्ट ही नहीं है साइंस में अभी, वही मैं कह रहा हूँ। सापेक्ष ऊर्जा तक ही है, E = mc² तक ही है। बिल्कुल। उसके आगे की बात साइंस में है नहीं, वो बात अध्यात्म में है। हाँ, वो बात अध्यात्म, लेकिन अध्यात्म में जो जितना मैं समझा थोड़ा बहुत, उसमें वो क्या कर रहा है कि व्यापक से ही प्रकटन को बात कर दी, या व्यापक और प्रकटन एक ही है। हाँ, व्यापक का ही प्रकटन है, और जो प्रकटन है वो माया है। इस तरह से उसमें कहीं कुछ अपने समझने में गलती हो रही। उन्होंने क्या कहा वो अपन कहना गलत होगा कि उन्होंने गलत कहा। जो आज तक हमारे पास धरोहर पहुंची है उसमें माने वो इतना सागर है कि उसमें से सच्चाई को खोजना मुश्किल पड़ रहा है, ऐसा कहना ज़्यादा ठीक है। उन्होंने सही कहा होगा, जिन्होंने उसको पहचाना, उसको जिस तरह से व्यक्त किया, उसमें शायद कहीं एरर हो गई। और ये पूरी यात्रा में लॉजिकली जब इसको देखते हैं बर्ड व्यू से, तो सबसे करीब फिर हमको सहअस्तित्व ही दिखता है। बिल्कुल। अपने डे टू डे लाइफ में बिल्कुल सबसे नियरेस्ट कॉन्सेप्ट ये समझ में आता है। ये अपने इसमें क्या एडवांटेज हो गया कि एक तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये तर्क संगत पकड़ में आ रहा है, इसका व्यवहारिक स्वरूप पकड़ में आ रहा है ना, जीने का स्वरूप निकल के आ रहा है। इसलिए ये हमारे लिए, और फाइनली मैं जो उपलब्धि चाहता हूँ कि मेरे भाव विचार की स्थिरता हो जाए, मैं परिवारों में, है ना, संबंधों में मूल्यों के साथ जी सकूं, परस्पर ओहे तृप्ति के साथ जी सकूं। देखो फाइनली ये पन को बार बार पकड़ना पड़ेगा। किसी भी ज्ञान का क्यों चाहिए ज्ञान? उसका उपयोगिता क्या है? ये कि मेरी उपयोगिता बढ़े, मैं समाधानी हो जाऊँ, परिवार समाधानी हो जाए, समाज समाधानी हो जाए, फिर मैं उसको साइंस पढ़ के करना क्या है? बिल्कुल। तो इसी के लिए नागराज जी ने एक बहुत, बाबा कभी कभी कहते थे कि यार एक इंजीनियर 20 साल पढ़ता है और समाज के लिए उपयोगी हो जाता है, एक डॉक्टर 15-20 साल पढ़ाई करता है, समाज के लिए उपयोगी हो जाता है, एक सीए उपयोगी हो जाता है, एक व्यवसायी, है ना, बिजनेस करता है, वो समाज के लिए उपयोगी है। ये मानव ज्ञान संपन्न होकर के चुप ही हो जाता है। एक तरफ हम कह रहे हैं ज्ञान संपन्न होना सबसे बड़ी महिमा है, तो उसका तो सबसे अधिक उपयोगी होना चाहिए था, इसका प्रमाण नहीं मिला। तो
तो ज्ञान संपन्न व्यक्ति सबसे अधिक उपयोगी होने की जरूरत है ना। तो इसलिए उसको स्थापित किया कि यार ज्ञान चर्चा का विषय नहीं है। तो नागराज जी बोले ज्ञान मात्र चर्चा का विषय, चर्चा भी जरूरी है लेकिन ज्ञान सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है बल्कि ज्ञान आचरण का विषय है। और ज्ञान संपन्न यदि हो गया तो वो पद है जो किसी भी इंजीनियर, डॉक्टर, इन सबसे ऊंचा पद है। इसका मतलब वो व्यक्तित्व है, वो आचरण है कि जो डॉक्टर किसी हजारों लोगों को, मरीज को ठीक कर देता है, शरीर को स्वस्थ कर देता है। तो ज्ञान संपन्न व्यक्ति हजारों लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्वरूप हो पाए, उनको जिंदगी दे पाए, इस अर्थ में ज्ञान की महिमा की बात कर रहे हैं। तो ये सब अपन पढ़ रहे हैं क्योंकि कई बार लोगों को लगता है यार ये तो इतना, इसका अध्ययन क्यों कर रहे हैं। तो क्योंकि ये हमारे में रहस्य बना हुआ है। तो जब तक व्यापक स्पष्ट नहीं होता रहस्य उद्घाटन नहीं हो रहा है। क्या रहस्य बना हुआ है कि आखिर यार चल क्यों रहा है सारा कार्यक्रम, इसके पीछे स्रोत क्या है। तो स्रोत को स्पष्ट कर दिया। दूसरी चीज इससे हो गई कि अब रहस्य नाम की कोई चीज नहीं बची, है ना। तीसरा ये हो गया कर्ता पद गायब हो गया। अभी तक हम ईश्वर में कर्ता पद को माने हुए हैं, है ना। कि अब जब हम अध्ययन कर रहे हैं, अभी अपन ने लगाया देखो व्यापक, इसमें तो कोई गति नहीं हो रही है, तो इसमें कोई कर्तापन नहीं है। अब कर्ता कौन क्रिया है। पूरे अस्तित्व में देखेंगे तो पदार्थ अवस्था एक क्रिया है, प्राण अवस्था में क्रिया हो रही, जीव अवस्था में क्रिया हो रही। कर्ता पद यदि किसी में है तो सिर्फ और सिर्फ मानव में है ना। बाकी क्रियापद है, इस पर भी अपन चर्चा करेंगे, ब्रेक इंपॉर्टेंट है क्रियापद और कर्ता पद। तो कर्ता, दृष्टा और भोक्ता। लेकिन शुरू में लोग बोलते थे क्या बात कर रहे हैं आप, ईश्वर को हमसे ले लोगे वापस तो एनार्की हो जाएगी, है ना। अभी उसके सहारे तो चला लेते हैं काम। तो जबकि अपन क्या कर रहे हैं, मानव को रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है अब, क्योंकि अब मैं जिम्मेदार हूं। जो भी इस संसार में अव्यवस्था है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, मैं जिम्मेदार हूं। मानव माने अब अपनी जिम्मेदारी आ गई। इसके पहले हम क्या कह रहे थे, वो करता है भाई हमारे, मैं तो निमित्त हूं, करने वाला कौन है, करता तो कहीं और। हमने तो लेकिन अब हमने अध्ययन किया कि चलो यार देखते हैं, पूरे खुली नजर देखते हैं है क्या क्या चीज। तो पूरे अस्तित्व में नजर डाली तो देखा या तो इकाई है, इकाई को भी देखा तो इकाई के 4 स्वरूप में दिखी, या तो पदार्थ है, या पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है, या आदमी है। उससे अलावा कोई चीज बची तो व्यापक बचा। व्यापक में देख रहे हैं कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो फिर कर्ता पद कौन है। तो मैं करता हूं, इसीलिए भोगने का भी किसको भोगना नहीं तो लगता था, कर्म हो रहा है भोग में रहा हूं। एक तरह हम कह रहे हैं कि जो है ना, कई बार बोलते हैं ना कि मैच तो पहले ही फिक्सिंग हो जाती, पति पत्नी का चुनाव तो कहां हो जा रहा है, ऊपर ही निर्णय हो जा रहा है। यार उल्टा पुल्टा निर्णय कैसे हो रहा है इतना, है ना। यदि वो कर रहा है निर्णय, भोग में क्यों रहा हूं उस निर्णय को। तो कर्ता भी मैं हूं, दृष्टा भी मैं हूं और भोक्ता भी। तो इस तरह से पूरी जिम्मेदारी अब मानव पे आ गई, क्योंकि इसके अलावा कोई कर्ता पद नहीं है। तो अपग्रेडेशन हो गया, एक्चुअली मानव का अपग्रेड हो गया, तो जिम्मेदार के स्वरूप में आ गया वो। हाँ जी, भैया का जो प्रश्न था, हाँ, द्वैत और अद्वैत, हाँ। तो प्रश्न में मैं थोड़ा सुधार करना चाहता हूँ। हाँ। शायद मैं गलत हो सकता हूँ। व्यापक और इकाइयाँ, ये ऐसा बोलने से द्वैत नजर आता है। बहुत बढ़िया। व्यापक में इकाइयाँ समाई ही हुए हैं, बिल्कुल ठीक व्यापक एक्चुअली ये इकाइयाँ अलग नहीं है। जब हम व्यापक को देख रहे हैं, मान लो अपन व्यापक को देखने की कोशिश करेंगे तो व्यापक में इकाई आएगी ही, व्यापक और इकाई अलग अलग नहीं है। नहीं, व्यापक इकाई अलग अलग है भैया। जैसा इकाई कभी खत्म नहीं हो सकती, हाँ, उसका कितना भी विघटन कर दो, ठीक है। और व्यापक तो अखंड है ही। हाँ, लेकिन अभी व्यापक में इकाइयां संपृक्त है। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब व्यापक और इकाई एक है ऐसा समझ में नहीं, एक नहीं है, विलय भी नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, एक नहीं है। व्यापक में डूबी भीगी घिरी है, तो व्यापक से मुक्त भी नहीं है। माने जैसे इसको दूसरे ढंग से देखते हैं, आप ना आंख बंद करके व्यापक को देखने की कोशिश कीजिए, कहां तक व्यापक है। तो जब भी आप व्यापक देखेंगे उसमें इकाई आएगी। माने हम कई बार अभ्यास क्या करते हैं, व्यापक को अलग देखते हैं, इकाई को उसमें नहीं देखते हैं, जबकि व्यापक में इकाई आएगी ही। इसको पकड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्यापक इकाई से मुक्त नहीं है और इकाई व्यापक से मुक्त और रिक्त नहीं है। कुछ जगह ऐसी होगी, देखो हम क्या कर रहे हैं गलती, जब मैं बोलता हूं कि ऐसा स्थान है जहां दो के बीच में व्यापक है, तो मैं मानता हूं जैसे ये व्यापक है और इधर नहीं है। तो व्यापक को जब पूरे में फैलाव में देखेंगे तो व्यापक में इकाई समाई हुई मिलेगी। पकड़ में आ रहा है, व्यापक भी इकाई से मुक्त नहीं है।
नहीं तो वो व्यापक नहीं है, क्योंकि व्यापकता में इकाई तो उसमें आनी पड़ेगी। हम दो डोमेन बना लेते हैं, जो इन्होंने ध्यान दिलाया, व्यापक और इकाई नहीं है, व्यापक में इकाई है। अब एक थोड़ा डेप्थ में देखेंगे तो पकड़ में आएगा, इसलिए उसको अपने को लगाना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन वो ऐसा स्थान है, लेकिन वो व्यापक नहीं है, क्योंकि व्यापक का मतलब हम बाउंड्री कर दी ना उतने उस स्थान की। बाउंड्री कहाँ है उधर? तो व्यापक को यदि आप संपूर्णता में जब व्यापक को देखोगे, उसमें इकाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी? माने इकाई विहीन व्यापक नहीं मिल सकता, नहीं तो व्यापक की पहचान ही नहीं होगी। क्योंकि व्यापक की पहचान हो कैसे रही, इसमें आया था ना अभी, इकाई में क्रियाशीलता से तो व्यापक की पहचान हो रही है। तो व्यापक क्रिया से मुक्त है ऐसा नहीं है, माने व्यापक में क्रियाएं समाई हुई हैं। एक सिंपल उदाहरण। हाँ सर, एक सिंपल उदाहरण, मोबाइल और उसकी बैटरी। तो मोबाइल और उसकी बैटरी या संपूर्ण मोबाइल? बिल्कुल ठीक है, बड़ी उदाहरण की सीमा है ना, उसको पकड़ेंगे तो और स्पष्ट रूप से दिखेगा। बहुत बढ़िया, ये तो काफी डेप्थ में आप ग्रुप की महिमा है, जबरदस्त, मतलब है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हिमांशु भैया ने बहुत बढ़िया, सभी ग्रुप के लिए एक जोरदार तालियां, बहुत ही गजब, है ना, इतनी डेप्थ में हम इसको देख पा रहे हैं। भैया हिमांशु भैया ने बोला, उसको मैं दूसरी तरीके से हाँ, रख हाँ, जब इकाइयाँ ही नहीं है, ये परंतु पदार्थ न हो ऐसा कोई स्थान नहीं है। हाँ, पर ऐसा कोई काल सिद्ध नहीं है। जब इकाइयाँ ही नहीं है, जब गति ही नहीं है, तो काल कैसा आएगा? बहुत बढ़िया। जब क्रिया ही नहीं है तो काल तो आएगा ही नहीं। बहुत बढ़िया, क्योंकि काल की डेफिनेशन ही वही क्रिया होता की है। अवधि से ही है। बहुत बढ़िया, गुड, कई तरह से देख सकते हैं। एक बार अपने को देखो वस्तु समझ में आ जाए तो फिर आप ये पाओगे धीरे धीरे शब्द गायब होते जा रहे हैं, शब्द धीरे धीरे गायब होते जाएंगे। आप जैसी वस्तु पकड़ोगे, आपका मन नहीं है बहुत सारा शब्दों में जूझने का, तो शब्दों की महिमा इतनी है कि वो शब्द से अर्थ और अर्थ से वस्तु एक बार पकड़ में आ गई, शब्द वहां खत्म हो जाता है, शब्द गिर जाता है। बढ़िया। और मैं देख रहा था कि जो लोग मेहनती होते हैं या जिनमें आत्मविश्वास होता है, वो ईश्वर को नहीं मानते या पूजा नहीं करते हैं। आज इससे स्पष्ट हो गया। और जो लोग ईश्वर को मानते हैं वो कर्म कम करते हैं, आलसी ज्यादा होते हैं, भाग्यवादी ज्यादा होते हैं। ये जनरलाइज करना उतना नहीं सर, ये मैं पूरी बात तो कर लूं भी, कि जो ईश्वर को मानते हैं वो भाग्यवादी ज्यादा होते हैं, और जो ईश्वर को नहीं मानते वो कर्मवादी होते हैं। तो ये अगर हम समझा पाए समाज को, ईश्वर करता नहीं है, तो उसमें अपना आप उसको लगेगा मुझे स्वयं नियंत्रण से चलना है, जिम्मेदारी का भाव आएगा। जिम्मेदारी का भाव आएगा तो करते करते आत्मविश्वास भी आ जाएगा। बिल्कुल, ये जबरदस्त बात है एक्चुअली, यदि हमें सही में पकड़ में आ जाए। बहुत ही गजब बात कह रहे हैं आप। ये मानव अभी जिम्मेदारी से भाग के कई बार हमने रहस्य में चला गया है। सर, गीता के एक वाक्य के गलत अर्थ ने इस देश का कबाड़ा कर दिया। तेरे भाग्य में जो लिखा है दुनिया की ताकत छीन नहीं सकती। आदमी ने बोले जब भाग्य में लिखा है तो मेहनत क्यों करने का? पूरा देश आलसी और कामचोर और भाग्यवादी हो गया। उसको कर्मवादी बनाने के लिए अगर ईश्वर करता नहीं, मतलब उसमें लिखा है, साथ में पुरुषार्थ भी लिखा, पर काम की बात पढ़ते नहीं लोग। तो ऐसे में ईश्वर करता नहीं है, सो आपने बहुत गहरी बात बोल दी। जिम्मेदारी का भाव आ जाएगा कि भाई मुझे करना है। जैसे जिस घर में मुखिया नहीं होता, पिता चले गए, जब तक पिता है बेटे को लगता है, मुझे भी लगता है ठीक है कोई चिंता की बात नहीं, मैं शिविर में हूँ, पीछे देख लेंगे वो। अगर वो नहीं रहेंगे तो अपने आप मुझे जिम्मेदारी का भाव आएगा, नहीं अब तो मुझे देखना है। तो बहुत जबरदस्त। इससे तो अब आशा बढ़ गई है कि कोई रोक ही नहीं सकता इस बदलाव। बिल्कुल ठीक, बदलाव होना तय है, हो गई। इसीलिए कह रहे हैं भैया, अस्तित्व स्थिर है, जागृति निश्चित है, हो के ही रहेगा। क्योंकि मानव के पास ऑप्शन नहीं है ना। गजब की बात है। देखो, मानव को इतने हायर पेडिस्टल पे लेके रखा है, मतलब रखा है माने सच्चाई ऐसी है कि मानव ही कर्ता पद में है ना। क्योंकि मैं पद की शुरुआत यहाँ से हो रही है, मैं हूँ, है ना। इसके बाद ही शुरुआत हो रही है कर्ता पद की। तो अभी हम मेरे होने को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो कई बार तो जैसे जो यश अपयश, जन्म मृत्यु, है ना, या डिस्टाइंड है, सब कुछ एक ही चीज डिस्टाइंड है, जागृति निश्चित है। ये डेस्टिनी है मानव जाति की। ये जागृति होकर रहेगी, ये डिस्टाइंड है ना। हम सबको वहां पहुंचेंगे ही। क्यों? क्योंकि
उससे कम में हमें तृप्ति होने वाली नहीं है। सब कुछ को मैं समझना ही चाहता हूँ, इससे कम में मानव जाति तृप्त होने वाली नहीं है। एक व्यक्ति ही सब कुछ को जानना चाहता है। इस दर्शन की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, बाबा ने एक बार कहा कि देखो मैं, मेरे जैसा व्यक्ति समझ, अपने लिए ऐसा बोल रहे हैं, देखो मैं समझ सकता हूँ, तुम तो समझ ही सकते हो, तुम तो इतने पढ़े लिखे हो यार, ऐसा मतलब इतने सामान्य, मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो क्या कहने की कोशिश करें कि हर मानव में वो पोटेंशियल है, हर जीवन में वो पोटेंशियल है, और हर जीवन जानना ही चाहता है। और हम सब न्यूटन के आगे की संतान है, आइंस्टीन से आगे की बात है, क्योंकि आइंस्टीन को जो बताना था वो तो हमें बचपन से प्राप्त हो गया। गए होंगे 3-4 तक गए शायद, 2-3 क्लास तक। तो क्या कह रहा हूं मैं, आइंस्टीन जहां तक पहुंचा वो तो हमें देखो यही तो ब्यूटी है ना, हर माता पिता अपने बच्चों को वो तो दे ही देते हैं जो उन तक रहता है। इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी हम आगे की तरफ यात्रा कर पाते हैं, है ना। तो ये हम सब उन सब धरोहर जो हमारे महापुरुषों ने आज तक तप किया, यज्ञ किया, प्रेरणा दी, उन सब के साथ हम लोग आज खड़े हैं। और जब हम यहाँ पाते हैं कि कुछ शेष है, इसके लिए आगे जर्नी करने के लिए ये कृतज्ञता के साथ ही अपन आगे जर्नी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो चैप्टर 9, समस्त पदार्थ जो है वो ठोस, तरल अथवा विरल के रूप में उपलब्ध है। इन अवस्थाओं में अभी पूरी फिजिक्स चल रही है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तात्विक, मिश्रण और यौगिक। कौन बताएगा? तात्विक, मिश्रण और यौगिक, ये बहुत कॉमनली 8th, 9th, 10th में ये पढ़ने को मिलता है। तात्विक माने एक ही तरह के प्रजाति के परमाणु साथ में आ गए, लोहे लोहे के साथ में आ गए, सोने सोने के साथ में आ गए, है ना। और मिश्रण क्या है? जहाँ एक या अधिक प्रजाति के आए लेकिन उसमें सिर्फ भौतिक क्रिया हो रही, जैसे चीनी में मिट्टी मिला दी, है ना, भौतिक गुण आया, रासायनिक गुण नहीं आया। सर उस विषय को अभी पूरा नहीं हुआ। अच्छा बताइए बताइए। कि ईश्वर को जब कर्ता मानते हैं, हाँ, तो वही करेगा, तो फिर भाग्यवादी बनते हैं। तो पूजा पाठ ज्यादा करते हैं, कर्म कांड ज्यादा करते हैं, कर्म कम करते हैं। तो जितनी पूजा भारत में दुनिया में कहीं नहीं, और जितना अन्याय, शोषण, गरीबी, भूखमरी, धोखाधड़ी भारत में दुनिया में कहीं नहीं। तो अगर हम ये समझा पाए, हमारे लिए चुनौती हो गई अब, अगर हम ये समाज को समझा पाए, आसान तो नहीं है कि ईश्वर करता नहीं है, तो पूजा पाठ भी कम हो जाएगा, भाग्यवाद भी कम हो जाएगा, कर्मवाद बढ़ जाएगा, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आत्मविश्वास आ गया फिर तो दिव्य और देव मानव बनना असंभव थोड़ी है, फिर तो बनना तय है। ओके। एक्चुअली अच्छी बात यह है कि जितनी भी हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, हम बोलते जरूर हैं, मानते नहीं हैं, इसलिए इतना कर्म फिर भी कर पाते हैं। क्या वापस बोलिए सर? मतलब सही अर्थों में हम भले ही पूजा पाठ करते हैं, सही अर्थों में बोलते हैं कि वो करता है, इस बात को मानते नहीं, इसलिए हम इतना काम कर पाते हैं। हाँ ठीक बात है। नहीं पर सर बहुत से लोग तो, सबसे बड़ा कामचोर देश भी दुनिया में ऐसा कहते हैं। नहीं, हम आप भी, हम इतना काम इसीलिए कर पाते हैं कि हम पूर्णतः इस बात को मानते नहीं है कि वो ही करता है। हम नहीं सर, वो ऐसे लोग ही आए हैं अभी, बाकी तो नहीं बड़ी, बस ठीक है। ओके ठीक है। उसका देखो अपना एक उस मान्यता से बहुत सारा उपकार हुआ है, ये भी पहचानना पड़ेगा। उस मान्यता से जो बहुत सारा उपकार हुआ है कि भारत में आज भी विद्रोहात्मक स्थितियां नहीं हैं। वहीं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के पास भी झोपड़ी झुग्गड़ी वाले लोग मिलते हैं और वो विरोध नहीं कर रहे हैं, विद्रोह नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये माने रहते हैं उनके कर्मों का फल है ना। बहुत सारी उसकी पॉजिटिविटी है। ये एक बार, हाँ पॉजिटिविटी काफ़ी है इसमें। उसका गया माइक। सर इसमें एक मैंने सुना था कि इस पूजा पाठ का एक ही फायदा है कि भारत में अपराध तुलनात्मक रूप से कम है। वही लेकिन इसमें नुकसान तो ज्यादा है। इसीलिए अपग्रेडेड वर्जन देखो, उससे जो हुआ है उसमें उसका विरोध की बात नहीं है, वहां से जो उपकार हो सकता था उसके साथ हम खड़े। देखिए भारत में अभी आप, यदि हम पूरे तरह से वेस्टर्न होते, जो परिवार की परंपरा बनी है, पति पत्नी संबंध निभाने की जो निष्ठा बनी है, माता पिता पुत्र पुत्री संबंध में जो निष्ठा है, ये सब उसी परंपरा की देन है। आज भी पूरे विश्व में जो पूरी तरह वेस्टर्नाइज्ड हो गया है वर्ल्ड, उसमें से बहुत अच्छी, इसीलिए आज भी संभावना है इस दर्शन को सुन पाने की या धारक वाहक हो पाने की,
यदि कहीं स्थिति है तो वो भारत में ही है, और इसको कोई लेके नहीं चल पाएगा। ये बहुत सारे देखिए इसके पॉजिटिव्स हैं, लेकिन उनका सम्मान करते उसके नेगेटिव्स भी हैं। उसको कैसे पूरा भरपाई कर पाएं, उसको अपग्रेड कैसे कर पाएं। अपना अपग्रेडेड विंडोज 7 से विंडो 10 लोड करनी है। विंडो 7 में कुछ कमी थी इसलिए विंडो 10 आई, नहीं तो आती काहे के लिए। माने भाई अनुसंधान क्यों किया किसी ने, नागराज जी को अनुसंधान क्यों करना पड़ा, कुछ लगा कुछ शेष है, जितना मिला उसका सम्मान करते हुए जो शेष है उसको अपन अपग्रेड कर देंगे। तो ये ठीक बात है, कुछ उसमें कमी भी है, उससे उतनी कृतज्ञता के साथ अपने को आना पड़ेगा। वो तो मैं ऐसा है कि मान रहा हूँ कि सोम भाई ने समझाया था एक बार कि जब कृतज्ञता का भाव आता है तो हम खुद भी सरल हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि उस सरलता उनका देखिए, और ये भी मानना पड़ेगा, गांधी जैसे लोगों ने, बुद्ध ने, महावीर ने, है ना, विवेकानंद ने, अभी हमारा क्या स्थिति थी। जैसे महिलाओं का स्टैंडर्ड, मतलब आप कल्पना करना मुश्किल है। मैं कई बार मजाक में बोलता हूँ, जो स्वर्ग है, सारे तरह के स्वर्गों में एक ही कामना है, पुरुष जो है वो ऐश कर रहा है और अप्सराएं डांस कर रही हैं। ऐसा कोई स्वर्ग नहीं लिखा गया जिसमें स्त्रियां ऐश कर रही हैं, पुरुष डांस कर रहे हैं। उनको ऑर्डर दिया पुरुष को, चलो ये करो, तो वो डांस करने लगे, ऐसा वर्णन ही नहीं है। तो हम समाज बहुत आगे बढ़ा है और इन महापुरुषों का इसमें योगदान है, इसलिए हम इस तरह की चर्चा आज कर पा रहे हैं। उसके सम्मान को बनाए रखते हुए और जो कमी है उसको अपने आचरण पूर्वक, भाषा पूर्वक नहीं, अपने में आचरण पूर्वक जीते हुए उसको पूरा करेंगे तो मुझे लगता है अपन पार पा जाएंगे इसमें से। बस 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 बस। हाँ, क्योंकि हमें अन्याय का विरोध करना नहीं है, हमें न्याय को स्थापित करना है। भगवान विरोध नहीं करना है, इसीलिए क्रोध को हटाने के लिए उपाय नहीं करना है, स्नेह को स्थापित करना है। अंधेरे को हटाना नहीं है, प्रकाश को लाना है, नहीं तो हम गलत जगह जूझेंगे। क्रोध को हटाने का कोई प्रयास मत कीजिए, जितना उस पर ध्यान देंगे उतना क्रोध आएगा। इसलिए स्नेह को स्थापित कीजिए, न्याय को स्थापित कीजिए, अन्याय अपने आप समाप्त हो जाए, क्योंकि जो अन्याय कर रहा है वो खुद उससे पीड़ित है। बहुत बढ़िया भैया। हाँ जी, इसमें गया सेल, दूसरा ले लो। प्रत्येक अंश ऊर्जामय है, बढ़िया बढ़िया। पदार्थ का प्रत्येक अंश ऊर्जामय है, बढ़िया है। मतलब पदार्थ मतलब इकाइयाँ। हाँ, पद भेद, जो पदार्थ का मतलब जैसे जो भी परमाणु है ना, तो उसका अंश अंश ऊर्जित है, ये लिखा है इसमें ना। हाँ देखिए, इकाई क्या चीज है, जो भी 6 ओर से घिरी हुई है वो इकाई है ना। तो अंश भी इकाई है ना। और व्यवस्था की इकाई देखेंगे तो परमाणु व्यवस्था की मिनिमम इकाई है, कम से कम 2 अंश व्यवस्था की इकाई है ना। तो अंश भी ऊर्जामय है, ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, मतलब वही बोल रहा हूँ कि इकाइयों को गिने तो अंश को गिने या पदार्थ को। अंश भी इकाई में गिना जाएगा, क्योंकि 6 ओर से सीमित है। यदि इकाई की परिभाषा देखेंगे, 6 ओर से जो सीमित है उसका नाम इकाई है। तो अंश तो 6 ओर से सीमित है, उसका आकार है, आयतन है, घन है। तो मतलब ये तो ऐसा हुआ कि व्यवस्था, मतलब स्वयं में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदार, जहाँ पे भागीदार हो रहा है वहाँ पे एक और व्यवस्था बन रही है। बिल्कुल ऐसे ही तो है, छोटी छोटी व्यवस्था से बड़ी व्यवस्था बन रही। धरती भी एक इकाई है, और फिर सोलर सिस्टम एक इकाई है जो बड़ी व्यवस्था में भागीदारी कर रहा है। हाँ, मतलब यही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। नहीं तो बहुत बढ़िया, आगीवाल जी ने बहुत बढ़िया ध्यान दिलाया। देखो, अन्याय का विरोध करने से न्याय स्थापित नहीं होता है, न्याय को स्थापित करने से न्याय स्थापित होता है। बिल्कुल जरूरत नहीं है भैया, बहुत बढ़िया। वही एक्चुअली हम जो मेहनत वाला काम है वो उसको छिटकना चाहते हैं, है ना। अपने को फेस करना
एक्चुअली वीरता का काम है, बड़ा काम है अपने को फेस करना, अपनी ही कमजोरियों को देख पाना, अपने को आकलन कर पाना कि मैं तो यार उतना अच्छा नहीं हूँ जितना अच्छा माना हुआ है, और फिर अपने को दिशा निर्धारण कर पाना और जागृति की दिशा में अपनों से अपने से जो आगे है उनसे प्रेरणा ले पाना, उस दिशा में गति कर पाना। ये अपने आप में बाबा ने एक बड़ी मजेदार बात कही है, एक जगह लिखा है, मानव का ज्ञान संपन्न मानवों का संख्या बढ़ना ही सामाजिकरण है। ज्ञान संपन्न लोगों की संख्या बढ़ना ही सामाजिकरण है, सामाजिकता होगी। माने हम इंडिविजुअल ज्ञान संपन्न लोगों की संख्या बढ़ेगी, इसी से समाज बनेगा। बिल्कुल, हर विरोध का विरोध होना निश्चित है, हर विरोध का विरोध होना निश्चित है ना। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत नहीं गजब, मतलब इतना सटीकता से इस बात को मैंने अपना ध्यान जा पाया इसमें, ये बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। भैया इसमें हाँ, जो स्थान लिखा है, स्थान, हाँ, उसमें लिखा है व्यापक सत्ता अथवा शून्य। हाँ जी, तो व्यापक सत्ता और शून्य को स्थान बोला गया है क्या? हाँ, स्थान माने व्यापक सत्ता अथवा शून्य, क्योंकि एक एक वस्तु, मैं कह रहा था परम देश या परम स्थान देखेंगे तो व्यापक ही है, व्यापक रूपी स्थान में सारी इकाइयां हैं। ठीक है, इसका अगला पॉइंट था पदार्थ के संगठन तथा अवस्था भेद से ही पदार्थ की मात्रा एवं रूप की अवधियां हैं। क्या इसका तो जैसे जो इन्होंने बताया था कि हाइड्रोजन, तो उसमें जो मात्रा है 2 अंश हैं, हीलियम जिसमें 4 अंश हैं, लिथियम जिसमें 7 अंश हैं, तो इनकी मात्रा से ही उसकी रूप डिफाइन हो रहा है, रूप की अवधि है या उसका विस्तार है या उसका फैलाव है, उसको कह रहे हैं। पदार्थ के संगठन तथा अवस्था भेद से ही पदार्थ की मात्रा एवं रूप की अवधियां हैं, रूप का फैलाव है। भैया, हाँ जी, यही जो मतलब हमारा इंडियन जो कल्चर रहा, हाँ जी, उसमें सबसे बड़ी बात वही आई कि भाई हमें सबसे पहले हमारे ऊपर ही विजय प्राप्त करना है। बिल्कुल, और वही माइंडसेट की वजह से हम ने कहीं और बाहर नहीं गए, मतलब किसी के ऊपर आक्रमण आज तक नहीं किया। ये बिल्कुल ठीक है, बहुत तो बढ़िया। ये थोड़ा मतलब करंट परिप्रेक्ष्य में ये थोड़ा नेगेटिव भी है, क्योंकि खैबर बोलन से मुगल्स भी आए, अंग्रेज भी आए, मतलब पूरी दुनिया यहाँ आई। ठीक है, वो 25 किलोमीटर हमने बंद नहीं किया, मतलब वो जहाँ से, और हम वहाँ से बाहर नहीं गए। ठीक बात। तो मतलब ये थोड़ा नैरोअर थॉट हो सकता है, लेकिन हिंदुइज्म है वो कहीं हमने बोला कि हम आक्रांता नहीं है, मतलब तो उसी की वजह से सब यहाँ पे आए। तो ये क्या है मतलब? ना, इसको अपन जनवाद में करेंगे आगे, क्योंकि ये समीक्षा वाला भाग है ना, कि हमने क्या गलत किया, सही हो गया। देखो, उस पर पॉजिटिव यदि देखेंगे तो हमने ये माना कि यार विस्तारवाद से मानव को तृप्ति नहीं हो सकती। उसके मूल को यदि पकड़ेंगे तो हमने जो बहुत सारे शासकों ने विस्तारवाद, दूसरों को हड़प लेना, दूसरों के राज करना, उससे सुखी हो जाएंगे, ये मानसिकता हमारे जनमानस में नहीं रही। इसके बावजूद हमारे जो बाकी राजा रहे आपस में नहीं लड़ते रहे, ऐसा नहीं है ना। वो ग्वालियर का राजा, होलकर इंदौर का राजा, राजकोट का राजा, इन सब में लड़ाइयाँ, तो ये पूरी तरह से ऐसा भी नहीं है ना। तो उसको इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें कोई मतलब नहीं है उसमें पास्ट में जाने से। अब अपन को ये पकड़ना है, हम जो वस्तु स्थिति आज जहाँ खड़े हैं वहाँ से कैसे आगे की यात्रा करेंगे, और आज तक यहाँ आए उसमें सबका सहयोग रहा यहाँ तक हम पहुँचने में, इसको अपन तय करेंगे। हाँ जी, देखो 7 बज गए हैं, सबका मन है बैठने का भी, एक ही पेज बचा है, 2-4 हाथ उठ रहे हैं। अच्छा, कर लें इसको, बड़ी। हाँ जी, ये पदार्थ के संगठन तो समझ आ गया, ये पदार्थ अवस्था भेद क्या है? हाँ, तो पदार्थ की अवस्था से क्या मतलब है? पदार्थ अवस्था भेद। हाँ, तो पदार्थ में जो अवस्थाएं हैं, एक तो संगठन है ना, फिर पदार्थ की दूसरी अवस्था है प्राण अवस्था, फिर तीसरी है जीव अवस्था, चौथी है ज्ञान अवस्था। उस भेद से भी, अवस्था भेद से पदार्थ की मात्रा एवं रूप की अवधियां हैं।
तो पदार्थ जब कह रहे हैं, हमारा ध्यान केवल मिट्टी पत्थर हवा पानी में चला जाता है, इसलिए मैं बोला था पदार्थ यहाँ पर सारी प्रकृति को पदार्थ कहा है। तो मानव भी एक पदार्थ की अवस्था है। तो इसका मतलब मानव की भी जो मात्रा है वो भी इसके ऊपर इसमें समाई हुई है, लेकिन वो ठीक है ना, बढ़िया। तो समस्त पदार्थ ठोस तरल तथा विरल के रूप में उपलब्ध है। इसमें तात्विक, यौगिक और मिश्रण ये स्पष्ट है। यौगिक में जो जिसको कह रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के, है ना, रासायनिक क्रिया जहाँ दोनों अपने आचरण को त्याग करके एक नए आचरण को जन्म देते हैं। अच्छा, लास्ट पेज ही चल रहा है, बढ़िया। नई बुक में थोड़ा कुछ और हाँ। भी है शामिल। पदार्थ का विस्तार बराबर स्थान। हाँ, ये मैंने बताया ना। तो मूल स्थान तो व्यापक है, और जो पदार्थ जैसे धरती का रचना के विस्तार को भी अपन स्थान के रूप में पहचान रहे हैं। आगे आएगा, मूल स्थान व्यापक ही है, डिटेल में आ जाएगा। इसको एक बार अपन शब्द को उसको पहचान क्या कह रहे हैं स्पष्ट हो जाएगा, तो अपने आप पकड़ में आ जाएगा। मतलब स्थान मतलब व्यापक दो तरह से स्थान को यूज किया है। हाँ, स्थान शब्द को वही दो तरह से, समझा था। मूल स्थान के रूप में व्यापक है, हाँ। और फिर पदार्थ का विस्तार भी स्थान है, जैसे धरती एक देश है, इस अर्थ में भी यूज किया है। दोनों, मूल देश व्यापक है, मैं व्यापक रूपी देश में रहता हूं, और फिर मैं भारत में भी रहता हूं, या इस धरती का निवासी हूं, फिर भारत का निवासी हूं, गुजरात का भी हूं, इस तरह से है। मतलब दोनों लिखा था इसमें, उस वाली बुक में हाँ, शायद नहीं ठीक है ना, आगे आएगा और डिटेलिंग में भी है वो, बढ़िया। तो इसमें 10th पेज पर कुछ है पुरानी किताब के हिसाब से। ऐक्य और सहवास, ये दो शब्द आए हैं, बताओ। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं, 3 चीजें आई हैं, तात्विक, मिश्रण और यौगिक। तो तात्विक क्या है? सजातीय पदार्थों का एक साथ आ जाना, सजातीय परमाणुओं का एक साथ होना, हाँ वही वही वही। तो सजातीय क्या चीज है? जहां पर एक ही तरह के, तात्विक में क्या है, एक ही तरह के परमाणु हैं, वो साथ साथ आ गए। मिश्रण में क्या है, एक ही तरह के और अलग अलग तरह के, सजातीय और विजातीय साथ साथ आ गए। लेकिन इनमें रासायनिक क्रिया नहीं हुई, दोनों अपने अपने आचरण को बनाए हुए हैं, केवल भौतिक परिणाम आ रहे हैं। जैसे मिट्टी में बहुत सारा लोहा भी है, तांबा भी है ना, सिलिका भी है, ये मिश्रण है। और यौगिक क्या है? जहां पर दोनों ही विजातीय अपने आचरण को त्याग देते हैं और एक नए आचरण के साथ हैं। ये तो बेसिकली देखो, अभी इसको ये बहुत बढ़िया बात कर रहे हो आप। एक बच्चा होता है छोटा, तो वो भी दो चीज़ों को, जो सोम भाई कह रहे थे कि जब हम अस्तित्व में वास्तविकताओं को देखते हैं तो भाषा चल के आती है। तो कभी आप 2-2.5 साल के बच्चे को देखो जो बोलना शुरू करता है, वो पानी को अलग पहचानता है और चावल को अलग पहचानता है। जब मेरा बेटा था सम्यक, तो वो कहता था मम्मम डैब डैब दे दो, मम्मम, पानी को मम्मम और चावल को डैब डैब। ऐसे ही आप यदि ऑब्जर्व करेंगे, जिनके अभी छोटे बच्चे हैं, वो नए नए नाम देते रहते हैं चीज़ों को। तो नाम क्यों, ऐसा 2 नाम क्यों चूज किए उसने? वो डिस्टिंग्विश कर पाया कि ये चीज़ अलग है और ये चीज़, इसलिए एक ही नाम से नहीं बुला सकता वो अब, और उसको नाम पता नहीं है। फिर हम बताते हैं नहीं ये चावल है,
तो वो धीरे धीरे चावल सीख जाता है। तो यदि आप उसको नए नाम मत बताओ तो वो जितनी भी चीज़ें वैरायटी की डिस्टिंग्विश करेगा उसको नए नए नाम देगा। तो नामकरण करना मानव में मौलिक है। तो इसमें कोई मतलब जैसे ही आप, तो नागराज जी क्या कर रहे हैं, जैसे ही वो दो चीज़ों को अलग अलग देख रहे हैं तो ये नहीं है, उसका एक नया नाम आता है। तो अब दो चीज़ें बनती हैं, परंपरा ने उस चीज़ को ऑलरेडी पहचाना हुआ है तो उस नाम को दे देते हैं, और उस नाम से परंपरा ने नाम तो दिया है लेकिन कंफ्यूज हो गया उस चीज़ को, तो उसको स्पष्ट कर दिया, उसी नाम को लेकर के उस वस्तु की जो लक्षण है उनको व्यक्त कर दिया। माइक 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 हाँ हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री है ये। नहीं, तो देखो क्या हो रहा है, अब जब अध्ययन कर रहे हैं अस्तित्व में, जब नागराज जी अध्ययन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि वो देख रहे हैं लोहा लोहा एक जैसा इकट्ठा है और उसका परमाणु स्वरूप भी दिख रहा है, फिर चांदी अलग दिख रही है, उसमें अलग लक्षण दिख रहे हैं, फिर एक दिख रहा है कि यार एक कोई ये पुंजाकार है जो कभी इस शरीर को चलाता है, फिर इससे निकल के इस शरीर को चलाने लगता है, फिर इससे निकल के इस शरीर को चलाते, तो यार ये क्या चीज़ है, तो उसको जीवन नाम दिया, जीवन परमाणु। उसके भी स्वरूप को देखा तो परमाणु निकला। अच्छा, परमाणु देखा उन्होंने, तो फिर इसलिए तो इतना सटीकता से लिख रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, अस्तित्व में जो दर्शन कर रहे हैं दृष्टा पद में, तो सारी चीजों को देख करके उसका विश्लेषण किया है। तो जब ये देखा कि यार ये सजातीय परमाणु साथ में आ जाते हैं, तो ये इसका नाम एक नामकरण है ना, सजातीय विजातीय आते हैं लेकिन उसमें रासायनिक अपने आचरण को नहीं बदलते हैं। भैया मिश्रण में दोनों क्रिया नहीं थी, रासायनिक भौतिक दोनों नहीं होती है? किसमें? मिश्रण में। मिश्रण में भौतिक रहती है ना, भार आता है ना, भार भौतिक क्रिया है। दोनों क्रिया रहती है ना? हाँ, नहीं रासायनिक नहीं होती है, भौतिक होती है। जैसे कि लोहे पे जंग लगता है, वो रासायनिक क्रिया है, तो मिश्रण हुआ ना? नहीं, रसायन है। तो जैसे कि सीमेंट मिट्टी वो ये आरसीसी बनाते हैं, ये मिश्रण है। मिश्रण है, तो उसमें रासायनिक भौतिक दोनों क्रिया नहीं हुई, भौतिक हुई। देखो रासायनिक भौतिक किसको कहते हैं, जो भार है वो भौतिक क्रिया है। जैसे चीनी और मिट्टी को मिला दिया, अब ये भौतिक हुई कि नहीं हुई? भौतिक क्रिया हो गई क्योंकि उसका वजन बढ़ गया। हाँ, बिल्कुल। तो इसमें मिश्रण में क्या होता है, चूंकि अपने आचरण को खोए नहीं रहते, उसको वापस अलग अलग कर सकते हैं, भौतिक विधि से या रासायनिक विधि से, किसी भी विधि से अलग कर सकते हैं। जैसे चीनी और मिट्टी मिला दी, इसको हम गिन गिन के भी अलग कर सकते हैं। पानी में मिलाएंगे तो चीनी घुल जाएगी, फिर मिट्टी अलग बैठ जाएगी, तो उनके फिर अलग अलग करने के कई प्रोसेसेस हैं, तो हम चीज़ों को अलग अलग कर सकते हैं। भैया दूसरी बुक में नहीं लिखा हुआ है ऐसा, दूसरी बुक में कुछ और लिखा क्या लिखा है, पढ़ो। दूसरी बुक में लिखा है कि यौगिक में रासायनिक तथा भौतिक दोनों परिणाम होते हैं। बिल्कुल ठीक, जबकि मिश्रण में केवल भौतिक परिणाम। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, लिखा हुआ है उसमें भी। सर एक क्लैरिटी करनी थी, तो जैसे खाना बनाते हैं, हाँ जी, तो उसके केस में जब चाय बनती है, हाँ, तो चाय मैं समझ रहा हूँ वो मिश्रण है, क्योंकि उसके अंदर शुगर डालते हैं या चाय डालते हैं, उसका इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर या तो एटॉमिक जो है वो वैसा ही रहता है। लेकिन जब भी कुछ और खाना बनता है, जैसे कि कुछ जैसे दूध से दही बन गया, ये रासायनिक हो गया। हाँ, ये रासायनिक हो गया, उसको दूध में वापस नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। तो यदि हम चाय में से चाय की पत्ती और दूध और फिर से अलग कर सकते हैं चीनी, तो भौतिक परिणाम है। लेकिन अधिकतर देखेंगे जिसमें कलर बदल रहा है, यदि देखिए जिसमें कलर बदल रहा है तो रासायनिक क्रिया हो चुकी होती है, तो चाय में कलर बदल जाता है। सर वो तो एक मिक्सचर है ना, दूध का, और वो मिक्स हुआ उसकी वजह से। नहीं ठीक है, उसको देखना पड़ेगा एक मतलब और डिटेलिंग में। यदि हम अलग, सिंपल बात है, यदि अलग कर सकते हैं तो वो भौतिक है ना, और यदि अलग नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो रासायनिक क्रिया हो गई है। नॉर्मली कलर बदलने में रासायनिक क्रिया, जैसे जंग लगना इन्होंने बताया, या जो अपना एप्पल है उसमें जब उसमें वो हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है, उसको हवा में रख दें, वो तो रासायनिक क्रिया, ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो तो ठीक है। चाय का स्पेसिफिक देखना पड़ेगा, देख सकते हैं उसको इंडिविजुअली, पर सूत्र रूप में ये कि जिसमें दोनों अपने आचरण को बदल दे रहे हैं वो रासायनिक क्रिया है। मैं मतलब जैसे कि इसके केस में लिखा हुआ है, तो मैं उसको ऐसे समझ रहा था कि जैसे
शुगर को डालते हैं तो शुगर और पानी में तो भौतिक हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, अलग कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो वो क्योंकि वो मीठा जो होता है तो वो मीठे का वो स्वाद देता है, इसीलिए वो मिश्रण ही है। हाँ। जैसे अभी नींबू को अगर गर्म चीज में डाल देंगे तो वो रासायनिक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि उसका वो एलिमेंट वो खत्म हो जाता है, बिल्कुल साइट्रिक एसिड का। बिल्कुल ठीक। वो उसको इसलिए ठंडे में ही डालता है। बट वो चाय में चूंकि वो जो पत्ती का मुझे अभी क्लियर नहीं है कि वो क्या हो रहा है, इसलिए मैं रुक गया। चीनी में, पानी में चीनी मिलाना तो क्लियर है, बिल्कुल ठीक है, भौतिक गुण है वो। इसमें मिश्रण को ऐसे बताया कि जो ऐसा गठन जिसमें सभी अपने अपने आचरण को बनाए रखते हैं, बिल्कुल, जैसे मतलब उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा। हाँ। कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो वो यौगिक में आते हैं, क्योंकि उसमें केमिकल्स ही चेंज हो जाते हैं। तो अभी फॉर एग्जांपल कोई भी मिश्रण है, अलग करना नहीं करना वो सेकेंडरी है, लेकिन मिश्रण में अलग करना पॉसिबिलिटी अभी नहीं है हमारे पास, ऐसा भी है, अभी टेक्नोलॉजी नहीं है कोई चीज़ में। तो लेकिन मिक्स करके अगर वो इंडिविजुअल 3 चीज़ें मिक्स की और तीनों के एटम जो भी मॉलिक्यूल्स है वो उसी फॉर्म में है, लेकिन मिक्स होके फॉर एक कलर तो मिक्स होके हम लोग वो वैसे ही है, उसमें जैसे दूध का दही नहीं हो रहा है या जो भी नहीं, तो वैसे मेरे ख्याल से उसको मिक्सचर में ही गिना जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। माने कुल मिला के क्या बता रहे हैं कि पदार्थ जगत में हो क्या रहा है, भौतिक रासायनिक जगत में 3 ही काम हो रहे हैं, या तो सजाती साथ आ रहा है, या सिर्फ भौतिक मिश्रण के रूप में साथ आ रहे हैं, या तीसरी ऐसी क्रिया हो रही है जिसमें रासायनिक क्रिया हो। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सृष्टि दर्शन कर रहे हैं। या तो भौतिक चीज हो रही है, रासायनिक या जीवन क्रिया, 3 ही क्रियाएं हैं। जड़ जगत में सिर्फ 2 क्रियाएं हो रही हैं, भौतिक और रासायनिक। उसमें स्पष्ट कर रहे हैं कि भौतिक किसको कह रहे हैं और रासायनिक किसको कह रहे हैं, तो उस अर्थ में उसको वर्णन किया है। सर क्या बताया आपने, जड़ में भौतिक और, देखो फाइनली फिर से यदि अपन देखेंगे तो पूरे अस्तित्व में 2 ही चीजें हैं ना। पूरे अस्तित्व को यदि अपन देखें ब्रॉड में, तो ये पूरा सृष्टि दर्शन क्या कह रहा है, पूरे अस्तित्व को यदि देखें तो 2 ही सच्चाइयां हैं, 2 ही वास्तविकताएं हैं, व्यापक है और इकाई है। इकाई में देखेंगे तो 2 ही काम हैं, 2 ही तरह की वास्तविकताएं हैं, या तो जड़ इकाई है या चैतन्य इकाई है, जिसको जीवन कह रहे हैं। अब भौतिक जगत में देखेंगे तो जड़ इकाइयों में 2 ही काम हो रहे हैं, या तो भौतिक क्रिया हो रही है या रासायनिक क्रिया हो रही है। भौतिक क्रिया में 2 ही चीजें हैं, या तो सजातीय मिलन है या मिश्रण है, और इधर यौगिक है रासायनिक में। यौगिक से 2 काम हो रहे हैं, यहां से प्राणावस्था का उदय हो रहा है, और सजातीय और मिश्रण से मिट्टी पत्थर हवा पानी बन रहे हैं, पदार्थ है पूरा। इसका वर्णन किया है। हवा बल्कि पानी इधर आ जाएगा यौगिक में, है ना। तो इस तरह से बेसिकली उसको सृष्टि को बता रहे हैं। इसमें भी और रूट में देखेंगे तो क्या हो रहा है, जिसको लिखा था कि साथ साथ जो था ना, पोषण शोषण सर्जन विसर्जन, ये इतना ही काम हो रहा है पूरी इकाइयों में। इन इकाइयों के संसार को सृष्टि कह रहे हैं। तो सृष्टि में मूल रूप में देखेंगे तो पोषण माने अनुकूल इकाई साथ में आना, अनुकूल प्रतिकूल इकाई साथ में आना, है ना, सृजन और विसर्जन, संगठन विघटन, इतना ही काम हो रहा है। इसी को जब पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था में लिखते हैं तो अपन संगठन विघटन, पोषक शोषक उसका स्वभाव के रूप में लिखते हैं, या पुष्टि के रूप में धर्म को लिखते हैं। तो बेसिकली पूरे सृष्टि दर्शन को संक्षेप में, इतने शॉर्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं नहीं मिलेगी। सर इसको थोड़ा सा समझाएं, जैसे वो उस दिन बात चल रही थी, हाँ, कि जब जंग खाया हुआ लोहा, हमने मान लो कोई भी सामान लोहे का जमीन में फेंक दिया, हाँ जी, तो लोहा लोहे को खींच लेता है, वो इकट्ठा हो जाता है हाँ। अंदर। कुछ बताया था ना कि इतना होता है तो 5 मीटर तक खींच लेता है। हाँ, वो कोई बता रहा था, हाँ, है ना, कि मतलब किस तरह से बेसिकली देखो क्या है, रूट में देखेंगे तो पहचानने और निर्वाह करने की क्रिया हर समय लगातार बनी हुई है। हर पदार्थ हर दूसरे पदार्थ को पहचानता है। जैसे लोहा मॉइस्चर को पहचानता है, इसलिए जंग लग जाती है। आप उस पर पेंट कर दो या नाइट्रोजन के एनवायरनमेंट में रख दो, अब जंग नहीं लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि लोहा सभी तरह के पदार्थों को पहचानता है। हमें लगता है मैं ही पहचानता हूं,
हर इकाई दूसरी, जैसे अब सोचो आप नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ मिट्टी में से क्या लेना है, उसी मिट्टी में नीम का पेड़ लगाया, उसी मिट्टी में आम का पेड़ लगाया, तो वो नीम का बीज पहचानता है उसको क्या चाहिए, जमीन से ले लेता है। आम का पेड़ उसी जमीन में से दूसरे तत्वों को ले रहा है। इसका मतलब क्या है कि हर इकाई पहचानती है, इसीलिए सजाती है, ये सब काम हो रहे हैं। हमने थोड़ी बोला ऑक्सीजन से जाओ भाई तुम पानी, हाइड्रोजन से मिल लो, पानी बना लो, जो अपनी कल बात हो रही थी। शरीर भी अपने आप को बनाए रखे हुए है, तो हर इकाई एक दूसरी इकाई को पहचानती है और बनी हुई है। तो ये पहचानना निर्वाक, मानव में फिर विशेषता क्या है, जानना ही मानव की विशेषता है, जानने का गुण है उसमें स्पेशल है, जो इन इकाइयों में जानना नहीं होता है। जानना मानना की क्रिया इधर नहीं हो रही है, ये चैतन्य से ही मानने की क्रिया से जानने तक की यात्रा है। नहीं, जिसे कहते हैं कि अगर मान लो पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ को लोहा फेंकता है, घूम फिर के वो अंदर एक दूसरे को पहचान के इकट्ठा हो, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, माइन से पहुंच जाता है। नहीं, वो ज़्यादा है नहीं। तो यहाँ भी लोहा मिलता है, कम मात्रा में मिलता है, कहीं कहीं कंसंट्रेटेड मिलता है। वो एक अपनी डिजाइन है। धरती, देखो ये पहचानना पड़ेगा, धरती अपने स्वरूप को बनाए रखने के लिए कुछ डिजाइन बनाई हुई है, उसको आप डिटेलिंग में जब पढ़ेंगे तो वो आएगा। धरती अपने आप में एक व्यवस्था है, इसीलिए कह रहे हैं कि हम उसका पेट फाड़ के जब चीज़ें निकाल दे रहे हैं, वो भी एक अपने आप में समस्या को पैदा कर रहे हैं। जो सोम भाई कह रहे थे कि हम अत्याचार करना बंद करें, ये अपने आप को सुधार करने की ताकत इस धरती में बनी हुई है ना। तो धरती अपने आप में एक व्यवस्था है। बट मुझे लग रहा है समय ज़्यादा हो गया है काफ़ी। आप उनकी बात से सहमत नहीं है जो परसों कह रहे थे कि उतना लोहा वापस पूरी तरह ठीक नहीं है वो। अच्छा, पूरी तरह ठीक नहीं। तो क्या करें, एक क्वेश्चन लेना है, क्लोज करना है? क्लोज कर दें, टाइम काफ़ी हो गया है ना। बढ़िया, तो इसको बाद में ले लेंगे, अपन अलग से ले लें। राहुल भाई छोटा सा बोल दीजिए। तो ये जो भौतिक और रासायनिक जो क्रिया है, तो इसमें फिर जैविक क्रिया जो होती है, जो जैविक माने रासायनिक है, रासायनिक के साथ हो रही है, जो बायोकेमिकल। तो जो भी बायोलॉजिकल है वो इन दोनों में से ही आ जाएगी। इन दोनों का ही, जिसको आजकल बोला ना ऑक्सीजन स्पंदन की वजह से ले रहे हैं, वो भौतिक भी है उसमें, रासायनिक भी है। जो पेड़ अगर उगता है दोनों तो हो रहे हैं, वो रासायनिक और भौतिक क्रियाओं का मिश्रण, मतलब मिक्स है। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभा के लिए। गजब, मतलब इतना डेप्थ में पता नहीं मुझे। एक्सीलेंट, 10 पेज हो गए।